बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, जून का मिड तकरीबन होने वाला है, ठीक है। ये वाला जो महीना है ना, इसमें शदीद गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, मतलब 40 से भी 45 तक भी इसको टच करता है जाके। तो फिर सीधी जो धूप है ना, वो जाके आपके हेड को ऐसे स्टॉक करती है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, बाहर निकलो तो भी बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ना शिद्दत से लगती है। फिर जो मज़दूर लेबर तबका है हमारा, जो गर्मी में धूप में काम कर रहे होते हैं, मिस्त्री होते हैं, घर बना रहे होते हैं, और बाकी जो ऐसे हमारे भाई हैं जो बाकी धूप में निकल के काम करें, रेड़ियाँ लगा लें, फल बेच रहे हैं, या फिर सब्ज़ी का काम करें, कोई भी ऐसे काम, या फिर कोई पिक एंड ड्रॉप का काम करें, कोई ड्राइवर हजरात जिनका कोई पिक एंड ड्रॉप का काम है, जिसमें जो भी किसी किस्म की वो ट्रांसपोर्ट का काम करें, उन सारे लोगों को गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा लगती है। और धूप में हीट स्ट्रोक के चांसेस इसी मौसम में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि नमी इतनी ज़्यादा जो है वो कम हो जाती है हवा में कि जिसकी वजह से डायरेक्ट हीट जो है ना वो आपको लाके टच करती है, और उसके बाद आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। आज हमने सारी वो बातें करनी है और वो इलाज पूछने जो आपको हीट स्ट्रोक से बचा सकें, उसके प्रिकॉशंस भी हम पूछेंगे। और हम अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाती है तो फिर क्या करें, क्योंकि हीट के ना शॉट्स आते हैं लोगों को, बड़ी बुरी तरीके से हीट वेव शॉट्स आते हैं गर्मी के दिनों पे। तो अब इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सके, इसलिए हमने हकीम इसहाक सुल्तान साहब को यहाँ पे दावत दी है। वो हमें बताएंगे किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, प्रिकॉशंस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इसहाक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ग्रेट सर, आज हीट स्ट्रोक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो बोलिए, ये बताइए कि जो ये वाला अभी मंथ है, इसके मिड में अभी हम चल रहे हैं, तो ये तो पूरा ही गर्मी का, हीट स्ट्रोक का पीक वाला महीना होता है, तो हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं इस गर्मी से? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये देखना होगा कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। ये लू लगना बड़ा आम सा कॉमन सा वर्ड है, फलां बंदे को गर्मी लग गई है। फर्स्ट हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, व्हाट इज़ दिस वन हीट स्ट्रोक। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और इसका एक फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, यानी 37 सेल्सियस पे या 98.4 पे इसे मेंटेन करना होता है। मौसम बाहर कितना ही ठंडा क्यों ना हो, चाहे माइनस पे टेम्परेचर चला जाए, तो ये क्या करता है, आपके मसल्स को ऑर्डर देता है आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, आप रिलैक्स करें, यानी शिवरिंग पैदा करता है। शिवरिंग के उजलात के अंदर एक हरकत पैदा हुई और हरकत से हरारत पैदा होती है, यह कानून है। तो क्या होगा कि जो माइनस बाहर टेम्परेचर है, बट आपका बॉडी का टेम्परेचर माइनस में नहीं जाएगा, वो 98.4 पे रहेगा, 37 सेल्सियस पे रहेगा। सेम लाइक जैसे आज का मौसम चल रहा है, ये मई जून जुलाई बहुत ही हॉट सीज़न चल रहा होता है, तो इसके अंदर भी क्या होता है कि जब इंसान को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो उस वक्त क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस फिर ऑर्डर देता है हमारे स्वेट ग्लैंड्स को, पसीना लाने वाले ग्लैंड्स को, कि आप पसीना लाएं। जब पसीना आता है तो उसके साथ क्या होता है, जब वो पसीना वेपोरेट होता है, उसका हीट जो है वो भी डिस्चार्ज हो जाती है, और इस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाता है। लेकिन जब यही टेम्परेचर 37 सेल्सियस से 40, 41, 42, इवन 45 तक चला जाता है, तो फिर क्या होता है, हमारा ये जो ब्रेन का ये पार्ट जिसका काम था हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, अब ये अपना काम करना छोड़ जाता है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि फिर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वो ऑर्डर पास नहीं कर पा रहा स्वेट ग्लैंड्स को कि आप पसीना ले आएँ। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, ये भी अपना काम करना छोड़ जाएंगे। मतलब यह है कि ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और इनकी एफिकेसी के ऊपर भी रिजल्ट जो है वो लाजमी ख़राबी आना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द हीट स्ट्रोक। अब इसकी हम बात करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि शख्स को हीट स्ट्रोक हो गया है, और अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है जैसे आप बता रहे थे, हम उसका फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं, और अगर हमें बचना चाहते हैं इससे, तो क्या प्रिकॉशंस होंगे हमारे पास कि हम इससे बच सकते हैं। और अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है तो हमारे पास हर्बल कौन सा ऐसा जो हमारे पास चीज़ें हैं जो इसको क्योर कर सकती हैं हर्बल के अंदर, सर आपने जिससे ये बच सकते हैं। 5-6 सवाल खुद से कर लिए, अल्लाह की कसम। अब इसका जवाब 5-6 कब से नहीं कब तक देंगे, पहले ये तो बता दें अलामात कैसे पता चलेगी? जी हाँ, इसके अलामत ये होते हैं कि जब आपका ये ज़्यादा हो जाता है, आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, सबसे पहले क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर चूँकि पहले ही बॉडी कर रही थी, पानी की कमी हो गई,
आपकी बॉडी खुश्क होना शुरू हो जाएगी, रेड होना शुरू हो जाएगी और हीट अप होना शुरू हो जाएगी। आपकी आंखें रेड होना शुरू हो जाएंगी। पीली नहीं होंगी? नहीं, नो, अच्छा, लाल होंगी? जी लाल हो जाएंगी। फिर आपके ब्रेन में चूंकि अब जब ये मौसम आया, गर्म खुश्क था, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया, तो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, तो नहीं कि दिमाग क्या होगा, पहले हल्का सा सर दर्द होगा, फिर क्या होगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, और अगर फिर भी यहाँ पर न हुआ तो फिर ब्रेन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो बेहोशी और गनूदगी की तरफ इंसान चला जाता है, यानी वो बेहोश भी हो सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ आना शुरू हो जाएगा। खून के चूँकि गाढ़ा हो चुका होता है, इसलिए हमारा पेशाब भी प्रॉपर तौर पे नहीं आएगा, गाढ़ा हो जाएगा, येलो इन कलर हो जाएगा और बहुत कम मिकदार में आना शुरू हो जाएगा। तो ये इसके साथ जो सिम्टम्स होंगे, जब इस तरह के सिम्टम कोई हमारे सामने कोई पेशेंट कैसे होता है, जी मतली वगैरह तो नहीं फील बिल्कुल मतली होगी, यकीनन होगी, वो भी इसका ताल्लुक भी दिमाग के साथ होता है, वो भी हीट स्ट्रोक से बिल्कुल हीट स्ट्रोक से, और समटाइम कैब भी होना शुरू हो जाती है इसके और साथ। भूख वगैरह, और भूख भी बिल्कुल कम हो जाएगी, और आपके मसल्स के अंदर, स्पेशली आपके गर्दन के जो पीछे मसल, उनके अंदर क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएंगे और पेशेंट को झटके लगने शुरू हो सकते हैं। और आपके दिमाग के जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसे उसके अंदर सोजिश हो जाएगी, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, ये प्रॉब्लम भी साथ आना शुरू हो जाएगी। और उसका बॉडी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लोग कहेंगे कि ये बुखार हो गया है, लेकिन हम इसको बाद में जाके ये भी देखेंगे क्या इसका इलाज हम बुखार के लेवल पे करेंगे या उसे हटके करेंगे। पेशेंट को ये फील होगा मुझे बुखार है, देखने वालों को लगे ये बुखार है। अच्छा। तो ये वो चीज़ें आ रही हैं। और ये जो सर्दी गर्मी लगती है एक साथ, ये भी इसी हीट स्ट्रोक का हिस्सा होता है? बिल्कुल, गर्मी लगेगी, एकदम से सर्दी लगेगी इतने गर्मी मौसम में, और फिर एकदम से गर्मी भी लगेगी। हीट स्ट्रोक की वजह से होगा, क्योंकि बेसिकली आपका थर्मोस्टेट जो है, जो आपका ब्रेन का जो पार्ट है, अब वो आउट ऑफ फंक्शन उसको था, अब वो डिस्टर्ब हो चुका है ओवर हीट अप होने की वजह से। अच्छा, तो बॉडी हर चीज़ हरारत हो, जी बिल्कुल, उसको जो मेंटेन करना था, अब बाहर टेम्परेचर जितना भी था उसे मेंटेन करता, स्वेट ग्लैंड्स को ऑर्डर देना था, अब वो ऑर्डर पास नहीं हो रहा। तो सर अब ये फर्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए सबसे पहले, अगर इस तरह की कंडीशन है किसी के घर में, तो आपको पता है सबसे पहले तो हम घर से कोई चीज़ देखते हैं ना, जी तो हम हाँ, क्या सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे तिब्बत ने इसके बड़े ही कमाल के आपको कुछ टिप्स दी हैं। अगर आप उसको यूज़ कर लेते हैं तो होता है क्या, सबसे बड़ी बात जो होता है इसका डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की आपके जिस्म के अंदर कमी हो जाती है। तो आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो अल्कलाइन इन नेचर होंगी। हरारत का इलाज रतूबा से किया जाएगा, अल्कलाइन इन नेचर होंगी। तो अगर पेशेंट को जो है आम रूटीन के अंदर लस्सी का इस्तेमाल करता है तो बहुत अच्छा है, और वो अगर बाहर जा रहा है तो लस्सी का पूरा एक जो है वो थर्मास बॉटल जो है वो साथ लेके चले जाए। सर मगर लोग ये भी तो शिकायत करते हैं ना कि लस्सी ज़्यादा पीने से जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, लेकिन आप इसकी तो ये होता भी है, सही बात है? उन लोगों के जिनको ऑलरेडी हो चुका हो, लेकिन आम लोगों में तो नहीं होगा। जिनको डिहाइड्रेट हो रहा है उसको तो हमने लिक्विड देना है, मगर लस्सी की फॉर्म में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बट उनके लिए ये एहतियात करेंगे जिन जो ऑलरेडी अर्थराइटिस के पेशेंट हैं। अच्छा, आम लोगों को नहीं, आम लोगों को नहीं, आम लोग अगर ज्यादा लस्सी पी लेंगे तो उनको जोड़ों का दर्द तो नहीं शुरू होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि ये तो पेशाब आवर है, और ये ऐसा पेशाब आवर है जो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसबैलेंस नहीं करता, आपको कैल्शियम जो अच्छी क्वांटिटी में दे रहा होता है, और आपको पावर भी देता है, एनर्जी भी देता है। इसके साथ आप देखते हैं कि हमारे पास बड़ा मशहूर है, जब आपको यूरिन बहुत डार्क कलर का आ रहा होता है, आपका जिगर जो है उसके अंदर बहुत हरारत हो रही थी, आपका मुंह का जायका भी बहुत कड़वा हो रहा है, तो हमारे यहाँ शरबत बजूरी बहुत ही कमाल। बजूर मीन मगजियात। सर शरबत बजूरी है तो बहुत अच्छा, लोगों को बहुत सूट करता है, जैसे मुझे भी ना शरबत बजूरी वैसे पसंद है, फ्लेवर वाइज भी, और उसका मेरी बेटी को भी हम घर में इस्तेमाल करते होते हैं। मगर मुझे एक चीज़ का इशू आता है, मे बी शायद और भी लोगों को आए, तो ये जो मीठा बहुत होता है ना, ये क्या मीठे के बगैर नहीं मिल सकता शरबत बजूरी? इसकी कोई ऐसी फाजियत मिल जाए? इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ, उनका किसी अच्छे जहाँ जो बनाने वाले शरबत कशीद करने वाले हैं उनसे उसका अरक खरीदा जा सकता है बना के। तो जरूरी नहीं है इसको मीठा करके भी? जरूरी नहीं है इनको मीठा कर दें। अच्छा, दैट इज नाइस। ठीक है, आप एक ब्रेक लेते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है आप वो यही नहीं यूज़ कर सकते, तो या जो बहुत ओबीस लोग हैं वो नहीं कर सकते। डायबिटिक को हट के भी देखें ना, हिकमत में भी यही कहा जाता है कि चीनी जो है वो जहर है। फिर अब शरबत बजूरी हो या बाकी शरबत हो, उसमें भी अगर चीनी डल के और हम उसको रेकमेंड कर दें, फिर बात तो यही है कि हम ये कह रहे हैं कि एक चम्मच चाय में चीनी छोड़ दो तुम ठीक हो जाओगे, और अगर हम बजूरी में चीनी दे रहे हैं तो ये भी तो गलत है। अरक बजूरी के नाम पे मार्केट में अवेलेबल है। हमें किसी भी शरबत में, किसी भी ऐसे अरकात में उनको हमें डालना ही चाहिए चीनी। जहर है तो जहर है, जहर खा के हमने मरना नहीं है। बिल्कुल, जिनके फैमिली हिस्ट्री में चल रहा है कि वो फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटिक हैं और वो उसमें कैरियर हैं और खुदा ना खासा वो इनको आगे इशू हो सकता है आने वाले वक्त में, तो
तो उनको शरबतों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। उनको अर्कियात इस्तेमाल करनी चाहिए। और इन्हीं चूँकि फार्मूले काफ़ी बड़ा है और आम लोग चूँकि घर में इसका अर्क तैयार सर नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद बताते हैं, यही बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। अच्छा सर, ये हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि लोग शरबत पीना चाहते हैं इस तरीके के जो बड़े इफादियत वाले हैं, मगर बस चीनी मिठास की वजह से लोग डरते हैं और फिर पीते नहीं। आप क्या कहना चाह रहे थे? तो मैं अपने जो क्लिनिक के ऊपर यूज़ करता, मैंने कोई शरबत खमीरा माजून जवारिश नहीं बनाता, उन्हीं के इंग्रेडिएंट्स को पाउडर फॉर्म में रखता हूँ और उसको ऐसे डिस्पेंस कर देता हूँ कि आप इसको पानी से यूज़ कर लें। इसकी एफिकेसी में कोई फ़र्क नहीं होता, फार्मूला वही होता है, बिल्कुल फार्मूला इफादियत सेम भी वही मिल रहता है, जाती बिल्कुल है। वही रहता है सेम। इस तरह जब हम बात शरबत बजूरी कर रहे हैं तो इसके मगज़ियात और कुछ पौधों की जड़ें हैं, उनका अर्क निकाल लिया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए, उसका सेम रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन उसके अंदर डायबिटीज़ का इशू नहीं आएगा, वेरी नाइस, ओवर वेट भी नहीं होगा। लेकिन जो लोग नॉन डायबिटिक हैं और जिनका शुगर लेवल बड़ा ही नॉर्मल है और उनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर भी नहीं है कि वो डायबिटिक शुगर का मामला है, तो वो क्या करेंगे कि ये दो अर्कियात हैं और ये दोनों अर्कियात का कमाल ये है कि ये जैसे मैं बताया कि हमारी जो हर्बल मेडिसिन है ना, वो यूरिन पास तो करती हैं, वो यूरिन पास पेशाब तो लाती हैं, बट उसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस नहीं करते, आपका सोडियम पोटाशियम डिसबैलेंस नहीं होता। इसके अलावा बाकी पैथी में जितने पेशाब और अद्वियात हैं वो तो इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसबैलेंस कर देती हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। तो करना क्या है हमने, जी सर लाइव जरा बना के दिखाइएगा। आधा गिलास जो लेना है अर्क सौंफ, या इसमें इस तरह हम मेजर करेंगे, इतनी मिकदार में, और आधा गिलास ही आपने इसमें अर्के गुलाब लेना है। अच्छा, अब इसमें अर्के गुलाब ऐड करने का मकसद क्या है? क्या? कि जब हरारत ज़्यादा बढ़ जाती है जिस्म के अंदर तो आपके बॉडी के मसल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। अच्छा, और ये ख़ास पर ना सिर्फ बॉडी के मसल्स को टोन अप करता है बल्कि हार्ट जो है उसके मसल्स को टोन अप करता है, क्योंकि जब बहुत हीट स्ट्रोक होता है तो लोगों को इस तरह का गशी की कैफियत तारी हो जाती है, लोगों को घबराहट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये यहाँ पर डिहाइड्रेशन को क्लियर करता है, उनके हार्ट को भी टोन अप करेगा और उनको जो गशी है और घबराहट है वो इससे ख़त्म हो जाती है। अरे वाह, ये कमाल है इस चीज़ का। ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, 5 चम्मच आपने शरबत बजूरी ऐड करना है, ये आप ज़हन में रखिएगा। हम इसको एक अंदाजे के हिसाब से करेंगे। नो इट्स ओके, यहाँ पर आपने इतना लिया और इसके बाद आपने, अगर आपके पास गिलास है तो आपने उसको चम्मच से शेक कर लेना है, अदरवाइज़ आप इसको इस तरह शेक कर लें तो आपके पास एक बहुत ही डिलीशियस किस्म का जो है वो ड्रिंक आपके पास तैयार है। ऐसा ड्रिंक है जो आपकी बॉडी को जो है एनर्जी भी देता है, प्लस आपकी जो घबराहट थी वो सब चीज़ों को भी क्लियर कर। अब सर इसका सारा फ़ायदा जो है बेसिकली इससे घबराहट ठीक होगी जी, इससे गर्मी नॉर्मलाइज होगी, टेम्परेचर जो आपकी बॉडी का है, आपका यूरिन आउटपुट ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और अब जो बॉडी डिहाइड्रेट होती है वो नहीं होगी। ये जिस्म के अंदर इस चीज़ के लेवल को, पानी के लेवल सर ये इतनी, ये जो बोतल है तकरीबन ये हमने रोज़ इतनी पीनी है? जी आप इसमें रोज़ ले लें, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके आप इसमें लेते चले जाए तो आपको सन स्ट्रोक से काफ़ी हद तक फ्लेवर बहुत मज़े का है जी, इसमें बहुत कमाल, वेरी टेस्टफुल। और फिर यह इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड नहीं की जाती। और सर ये जो सौंफ का ये जो पानी है, अर्क है, तो ये जो है वैसे भी जो मुंह की बदबू है उसको दूर करेगा, ये पेट के अमराज को भी ठीक करेगा, बल्कि आपके वेट लॉस में भी काम करेगा ये तो, है ना जी। बेसिकली आपके जो हरारत की ज़्यादती जब जिस्म में होता है और उसकी वजह से जितने भी बैड सिम्टम्स आ रहे होते हैं ये उसको कवर करता है। सर पेट, तो पेट की ड्राइनेस को भी ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेगा ना सौंफ का पानी, कोई शक नहीं। और बजूरी क्या काम कर रहा है इसके अंदर जाके? बजूरी आपके किडनी के फंक्शन को बहुत अच्छा करता है। अच्छा, जिस किसी को खुदा न का किडनी स्टोन हो जाता है या लीवर के अंदर किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो उसे जॉइंडस हो जाता है, या जिसके मुंह का जहका बहुत कड़वा हो रहा होता है, जिसके हाथ पाँव से बहुत ज़्यादा सेक निकल रहा होता है, जिसका यूरिन डार्क इन येलो कलर आना शुरू हो जाता है, जिसका यूरिन ये वो बड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो ये सब उसके लिए बेहतरीन किस्म का आपके पास एक ड्रिंक। और सर ये अभी पूरी गर्मियाँ अगर सब इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम बच्चों को भी देना चाहते हैं, लेकिन हैव इट डेली नहीं है, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको इसका, दे सकते हैं रोज दे सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल से टोटल फ्री, ये नेचर है, नेचुरल चीज़ है, और हम जितना नेचर के करीब होते चले जाते हैं हमें उससे बेनिफिट ही मिलते हैं, उसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं मिलता। वाह, अच्छा सर और भी ऐसी कुछ ऐसी
कोई फक्की है, कोई ऐसी जी, चीजें मैं हैं इसके हाँ, जो एक आपको और लगता चीज़ है? जो अच्छा, सब- सरदाई का भी मैं पूछ लूँ आपसे कि सरदाई भी कुछ लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, अगर जी। किसी को ये वाले मसले हो गए, जी। जॉन्डिस हो गया है, हीट स्ट्रोक बहुत हैवी हो गया उनको, ये मतली कै वाला सिस्टम है, उसके लिए तो क्या हमारे घर में यहाँ उसके सरदाई लिए हमारा एक बड़ी कमाल की चीज़ मैं क्या? बनाता हूँ, मैं जो अपने पेशेंट को वहाँ पर देता भी हूँ, और बड़े ही लेडीज तो बड़े पसंद करती हैं उस क्या चीज़ को। क्या क्या? इसे हम कहते हैं इमली की चटनी। हाँ, दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव। और इसमें कमाल ये है कि आपको नौजिया हो रहा है, आपको मतली हो रही है, आपकी भूख बिल्कुल बंद हो गई है, आपको खाने सामने आ रहा है, खाने का दिल नहीं कर रहा, आप 2 लुक़मे लेते हैं और आपके बस मैंने नहीं खाना, तो आप ये घर में बना के रख लें। ये कभी भी कोई ऐसा इशू आए, लेकिन उसमें शर्त यह है कि ये गर्मी की ज़्यादती से हो, ये अलामत साथ ज़रूर होनी चाहिए, फिर करें। ये मिजाज को सामने देखें, क्योंकि तिब का सारा बेस जो है वो मिजाज के सर ऊपर जब है। मुझे वेट कम करना था तो मैं इमली का पानी बहुत पीती थी, बहुत जल्दी वेट कम बिल्कुल, हुआ था। वेट मैं उसमें इमली का पानी घोल के ना जी। थोड़ा सा फ्रिज में रख लेती होती थी, फिर नॉर्मल पानी निकालती थी, उसमें से 1 चम्मच जो उसका गूदा होता है जो मैं घोलती थी वो निकालती थी। सीट्रस जो है ना, ऑल द सीट्रस जो भी तुष है, जैसे कि आप लोग लेमन का यूज करते हैं, सीट्रस ऐसे ही वेट को है। रिड्यूस करता है। हाँ, अच्छा, मगर लेमन से गला खराब होता है, इससे नहीं होता? इससे नहीं होता। क्यों? इसमें जबकि खट्टी तो ये भी होती है। मे भी ऐसा कुछ लोग सेंसिटिव हैं उस चीज़ों के लिए भी ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। अब इसके मैं आपको इमली की चटनी के बारे में इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने ये लेना है जी आलू बुखारा। ओके। अब ये आपने 250 ग्राम कौन से ले वाले लिया। ये आलू बुखारे ये बिरयानी वाले या- ड्राइड फॉर्म में Dried आता है और इसी शक्ल में मिलता ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने लेनी है ये इमली, ये भी इसी फॉर्म में मिलती है, ये भी 250 ग्राम ले लेनी है। ओके। तीसरे नंबर पे आपने लेना है ज़रिश्क, ये बड़े खट्टे मीठे फल होते हैं जो आपको फ्रूट्स के अंदर भी मिलते हैं, बेकरी में लोग उसमें डालते हैं। ये आपने लेना है, अगर वो 250 ग्राम है तो ये आपने 120 ग्राम ले लेना है। अच्छा, ये क्या काम करेगा? जी, ये भी जैके भी यही इसी इंग्रेडिएंट शामिल है इमली की चटनी बनाने में। अच्छा। अब इसने ये करना है मैं आपको, फिर आपने लेना ये आंवला, इनको अच्छी तरह ड्राई, ये खुश्क तो होता है, इसको पाउडर फॉर्म में कर लेना है। ये आपने 25 ग्राम लेना है इसका पाउडर। अच्छा। फिर आपने इसमें 25 जो है ये तकरीबन आपने फिर 120 ग्राम मुनक्का है, ये आपने लेना है। और ये भी मैं बताऊंगा कैसे आपने इसको इस फार्मूला बनाने में कैसे कैसे यूज़ करना अच्छा, है। मुनक्का भी इंग्रेडिएंट्स आप इसके नोट करते चले जाएं। ये आपने सुंड लेना है, इसको पाउडर फॉर्म कर लेना है 25 ग्राम। और लास्ट में मैं ये है कि पुदीना है, ये आपने लेना है, ये भी ड्राइड फॉर्म में मिलता है पंसारी से, इसे पाउडर फॉर्म कर लीजिएगा, 25 ग्राम ये होगा। अच्छा। ये पाउडर जो चीज़ें मैं बताइए पाउडर फॉर्म में वो करके रख ली है आपने। अब करना क्या है, आपने 1 लीटर सर एक सेकंड, पाउडर फॉर्म आपने बताया है, पाउडर फॉर्म में आपने लिया आंवला, देन उसके बाद आपने लिया इसके अंदर सूंड हो गया, हाँ, और तीसरी चीज आपने ली पुदीना। ये 3 इसके पाउडर 3 वाले पाउडर के, ठीक है, बाकी सारे नॉर्मल है। बाकी सारी चीजें जो मेरे बाकी 4 चीजें पड़ी हैं, जैसे में ज़रिश बुखारा है है, इमली है, ज़रिश है और मुनक्का है, ठीक है। इनको आपने 1 लीटर पानी में रात को भिगो देना है। ठीक है। फिल्टर पानी लें, इसको रात को कपड़ा रखें, सुबह क्या करें, ये सारे चूँकि नरम हो चुके हैं, इनको अच्छे से हाथों से अच्छी तरह मलें कि इसके सारे के सारा इसका गूदा जो पानी में शामिल हो जाए। अच्छा। और फिर आप इसको छाननी से छान लीजिएगा। इसकी जो इसमें अंदर जो इसकी गुठलियाँ होंगी वो सारी निकल जाएंगी, आपके पास उसका पल्प वगैरह सारा उसके अंदर आ जाएगा। आ गया, ठीक है। और फिर आपने करना है कि इसमें 3 जो है वो आपने केजी चीनी डालनी है। अच्छा। ये, और इसमें हल्की सी आंच पे बनाए, इतना बनाए कि वो गाढ़ा गाढ़ा कवाम बन जाए। ये आप देख सर हम लें। गुड़ भी डाल सकते हैं? गुड़ भी डाल सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ज़रा फाइन किस्म का बन जाता अच्छा। है इसमें। तो जब ये जिसका कवाम तैयार हो जाए तो फिर आप उसको ठंडा कर लें, और फिर जो 3 चीज़ें मैंने बताया पाउडर फॉर्म में, वो थोड़ी सी ऐड करके आप उसको अच्छी तरह चम्मच से मिक्स करें, और आपके पास इमली की चटनी तैयार हो गई। अरे ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ज़बरदस्त इसहाक साहब ने हमें यहाँ पर इमली की चटनी बताई है, मगर थोड़ा सा इसका रेसिपी डिफरेंट था, और ये कितनी कारआमद है, कितनी अच्छी है सेहत के लिए, हम अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। सर फ़ायदे बता दें, इसके जो अनगिनत फ़ायदे हैं वो कौन कौन से हैं? जी, इसमें सबसे पहले इस मौसम में चूँकि जब सनस्ट्रोक होता है तो पहले के चक्कर आते हैं, मतली होती है, भूख ख़त्म हो जाती है, खाना खाने को दिल नहीं कर रहा होता, खाना सामने आता है अब दिल नहीं करता खाने को। अगर आप ये 1 टीस्पून सुबह दोपहर शाम ले लें तो ये बिल्कुल इस तमाम सिम्टम्स को बिल्कुल क्योर करता है। पैलिएट नहीं करता कि आपने ले लिया वक्त पे आराम आया दोबारा फिर वो हो गया, ऐसा नहीं है।
ये इसको क्योर करेगा, क्योंकि ये गर्मी और सफरा का तोड़ होता है। और बच्चों को दें, बड़े हैं वो जो भी इस्तेमाल करना चाहिए इस्तेमाल करें। इससे यह था जो आमतौर पे गर्मी से चक्कर आ रहे हैं, आप सिर्फ 1 चम्मच लेके और फिर दिन 5 मिनट आपके वो वर्टिगो, वो चक्कर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। सीरियसली आपका दिल ख़राब हो रहा है, मतली हो रही है, इवन कह आ रही है, आप थोड़ी सी उंगली से लेके 5 मिनट बाद थोड़ा सा चाट लें और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे अब वो मतली सब ख़त्म हो गई है और आपकी जो घबराहट हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है अब आपकी। और आपका हार्ट जो सिंक कर रहा था अब वो बिल्कुल फ्रेश हो रहा है। बेहतरीन चीज़ आ रही है इसके अंदर। अच्छा, अब ये जो हीट स्ट्रोक होती है ना, इसके बाद बंदा थोड़ा सा ठीक भी हो जाए ना, 2-3 दिन इस तरह की कुछ परहेज़ करे, अपने आप को नॉर्मल करे, उसके बाद ना खाना जब खाता है तो सीने में जलन भी बहुत होती है, खाना हज़म नहीं होता, डाइजेस्टिव का काफ़ी इशू रहता है। तो ऐसे फिर इस सिचुएशन में बंदा क्या इस्तेमाल कर? जब वो अब जलन हो रही है, आपने कहा उसमें पेन भी हो रही है, क्यों कि जब उससे अटैक हुआ उसको मतली भी हुई, वॉमिट भी, और स्टमक को ज़्यादा बार बार जोर लगाना पड़ा, तो स्टमक में क्या होगा, स्वेलिंग हो गई, जिसकी वजह से उसको खाना खाने के बाद जलन होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन चीज़ है। आप क्या लेना, आपने फ्रेश पुदीना ले लीजिए, ये वाला पाउडर वाला नहीं, सुखा के। यानी फ्रेश पुदीना ले लीजिए, आप उसको जैसे पाउडर बना लें, आप बारीक पीस लें। आपने 1 चम्मच वो लीजिए, 1 गिलास पानी में उसको मिक्स कीजिए, हाफ लेमन उसके अंदर जूस ऐड कीजिए और पीजिए, और देखते ही देखते आप देखेंगे वो जलन और वो सारा वो मसल से क्लियर हो गया। इमीडिएट वो आपके स्टमक की जो इन्फ्लेमेशन है, जो बहुत ज़्यादा वॉमिट करने की वजह से और बहुत ज़्यादा मतली होने की वजह से हुई थी, वो ऐसे ही उससे एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करते हैं और आपकी वो जलन वगैरह भी ख़त्म, और आपको वहाँ पर जो मिर्चियाँ लग रही थी और वो खाना बाहर आ रहा था वो सारा ख़त्म हो जाता है उसमें। सर वो सरदाई का बता दीजिएगा, क्या घर में बनाई जा सकती है? अगर घर में बनाते हैं वो ठीक होती है, जो ग्राइंडर में बनाते हैं मोस्टली तो घर में बना के, क्योंकि वो वाला सिस्टम नहीं होता ना। अब लोगों को इतना टाइम नहीं है कि वो ले आएं और वो ग्राइंड करें और वो सरदाई बनाएं और ये करें, और सरदाई का फ़ायदा भी चाहिए, तो सरदाई का फ़ायदा भी है उसमें। सरदाई में बेसिकली हमारे पास सारे क्या बजूर बीज होते हैं, कुछ मर्जियात होते हैं, 4 मगज़ होती है। जैसे मैंने लास्ट अपने एक प्रोग्राम में एक बताया था कि एक रेडीमेड सरदाई है जो बेहतरीन है आपके मसल्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके यादाश्त के लिए, और बच्चों के लिए, और बड़ा कमाल है जिनको नींद नहीं आती। तो वो नुस्खा लास्ट में बताया था, मैं उसका अज़ा आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर रिपीट नहीं करेंगे, अब आप लाइव भी दिखाएंगे हमें बना के किसी दिन, ये तो गलत बात है ना। नहीं, मैंने लास्ट टाइम पूरा दिया था, लास्ट एपिसोड के अंदर। नहीं, आपने हमें लाइव बना के दिखानी है। ठीक, लास्ट ऐसे कर लेंगे। हाँ, सारे जो उसके मिकदार है ना, एज इट इज जो आप बोल रहे थे, जी। वो पूरे हम मिकदार जिस तरह से उसको ग्राइंड करना है, पीसना है, वो पूरा एक मुझे पूरे एपिसोड में चाहिए। एक बार हमें लाइव जरूर दिखा दीजिए। और इतना इफेक्टिव है वो, जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों को पुराना सर दर्द रहता है, बेचारे पेन किलर खा खा के उनकी तबीयत खराब, आप यकीन जन जिसको थोड़े से दूध में या पानी में ऐड करके ले लें तो चंद दिनों के अंदर चाहे 10 साल पुराना सर दर्द था वो ठीक हो गया। सर क्योंकि खशखाश होती है ना, खशखाश वैसे नींद के लिए, सर दर्द के लिए। तुख्मे काहू भी है, तो अच्छा, तुख्मे काहू में ऐसे उसके अल्कलाइड्स ऐसे जो कि ओपियम में मिलते हैं। हाँ, रिलैक्सेंट देते हैं बॉडी को, लेकिन ये कि वो नशा नहीं देता। उसके अंदर मैंने बताया था पंपकिन सीड है, मैंने उसमें ये बताया था उसमें बादाम वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें जब उसमें ऐड होती हैं वे बेहतरीन किस्म का ब्रेन टॉनिक बनता है। और उसमें वो लोग जिनको खुश्की होती है दिमाग में, जो एक दिमाग में बात बैठ के बार बार वो बेचारे निकालना चाहते वो नहीं निकली, और अजीब किस्म के ख्यालात उनको नींद आ नहीं रही होती, बच्चों की यादाश्त बहुत कमज़ोर है, इतना रेडीमेड है, जब चाहें आप उसको ऐड करें दूध के अंदर, उसको पी लें। वाह, अच्छा खशखाश, ये सारी चीज़ें जो बुन के ये मिक्सचर बनता है बादामों का, सबका, सरदाई का, अब इसको पीना हमने दूध के अंदर डाल के, पानी में नहीं पी सकते ना? पानी में भी ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन दूध को बच्चे पसंद करते हैं और उसका वो टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि अगर आप इससे चॉकलेट फ्लेवर अगर को दूध मिल जाए, या उसमें थोड़ी सी चॉकलेट भी डालें दूध के अंदर, चॉकलेट पाउडर मिल जाता है, और प्लस ये डालें तो बच्चे बड़े शौक से लेंगे इससे। कोई फ्लेवर भी ऐड करना चाहिए तो आप बल्कि चॉकलेट ऐड कर लें तो ज़्यादा सर अब सत्तू भी बता दें, क्योंकि गर्मियों की ये चीज़ें ना, तो अभी हम हीट स्ट्रोक और गर्मी की बात करें तो क्या सत्तू भी कारआमद होता है? हम सत्तू खिला सकते हैं? सत्तू बहुत अच्छा है। इसमें चूँकि सत्तू में एक कमाल की अल्लाह ताला ने चीज़ रखी है, यानी उसके जो जौ है, बारले है, उसको पोटाशियम काफ़ी मिकदार में होता है। जब जिस्म में पोटाशियम का लेवल कम, जब हरारत बढ़ती है तो पोटाशियम लेवल कम होता है और मरीज़ का पेशाब आना कम हो जाता है। यानी वो जो नर्व्स हैं जिनका काम है आपके मसाने को कॉन्ट्रैक्ट करना और यूरिन को पास करना, वो वीक हो जाते हैं।
अब अगर आप जब सत्तू लेते हैं तो आपके वो नर्व्स जो हैं जो आपके इस मसाने को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यूरिन को पास कर देती हैं और उससे टोना पोना शुरू हो जाते हैं, उसका यही है कि हम उसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं। इसको सत्तू को आपको पता है कि जौ से बनाया जाता है और प्लस उसके साथ शक्कर, ये 2 चीज़ें ऐड कर लें तो आपको एनर्जी भी मिल जाती है पूरी, और अब जो पेशाब के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो भी ठीक हो जाता है, और जो बॉडी हीट अप हो रही होती है वो ठीक हो जाती है, और जो ख़ास बात ये कि आपका जो डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, वो इससे ठीक होती है इम्यून और एनर्जी सोर्स भी अच्छा हो जाता है। जो वीकनेस होती है, लेथार्जिक होते हैं, वो भी एकदम से ठीक हो जाता है ना। यूटीआई के लिए कमाल की चीज़ है। किसके लिए? यूटीआई की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अच्छा। जो गर्मी की वजह से हो जाता हाँ, है, हाँ। उसके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप सत्तू। इस्तेमाल और करें। ये सारा दिन में कितने गिलास पी सकते हैं? 2 गिलास ले लें, इनफ है। और जो डायबिटिक है उनको तो मैं एडवाइस करता हूँ आप 2 चम्मच सत्तू रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, सुबह उसको निथार के पी लें, पूरे के पूरे उसके इंग्रेडिएंट्स में जो सॉल्युबल हैं उसमें चले जाएंगे और आप वो पी लें, या वैसे पी लें घोल के सत्तू के, आप मध शक्कर इस्तेमाल करें, आपको रिजल्ट कमाल के। शुगर वालों के लिए क्या फ़ायदा है? जल्दी फिर ब्रेक पे जाते हैं। शुगर वालों के इससे ये होता है कि जो इसे जिगर की खराबी से जिनको शुगर हो रही होती है, सिर्फ सत्तू के इस्तेमाल से उनकी जैसे जिगर की गर्मी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, साथ ही उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल में आने लगता है, और एसजीपीटी, एसजीओटी जो अल्कलाइन फास्फेट जो लीवर के जो एंजाइम्स हैं जब वो बढ़ रहे होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाते हैं। क्या बात है जी, इसी बात पे ब्रेक लेंगे। देखें, एक तीर से 2 शिकार हो गए इलाज के। वाह जी, ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। हकीम इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हीट स्ट्रोक और गर्मी के सीज़न में हम अपना कैसे ख्याल कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बात करें। अच्छा इसहाक साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि ये जो चीज़ें जैसे आपने मुझे बता दिया सत्तू के बारे में, सरदाई के बारे में, ठीक है, अरके गुलाब, सौफ, बजूरी का शरबत बता दिया, इमली की चटनी बता दी, ये सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ें जो कि ईजीली हम घर में बना के अपने बच्चों के साथ खा सकते हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये तुखम मलंगा हो गया, चिया सीड हो गया, ये भी तो ठंडी इनकी तासीर होती है ना? ये जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ना, आप अगर आप देखें तो अल्कलाइन इन नेचर है, जितनी भी आप चीज़ें इनका हम इस्तेमाल इनका भी इस्तेमाल सही है, बिल्कुल इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में एक जो छोटा सा एक बॉल बीज है जिसे हम कहते हैं फालसा लाल रंग का, उसका इस्तेमाल कितने फ़ायदेमंद है गर्मियों में, ख़ास तौर पे हीट स्ट्रोक टाइम पे, बहुत ज़्यादा शिद्दत गर्मी की किसी को लग रही हो, हीट वेव्स आ रहे हो, उसके लिए ज़रा ये बता दीजिए कि फालसा कितना कारगर। आपने फालसे की बात की, इससे पहले मैंने इमली भी की बात की, मैंने इससे पहले आलू बुखारा की बात की, मैंने ज़िर्श की बात की। अगर हम सबको देखें, सबका ज़ायका तो तुर्श है। हाँ, तो अल्लाह ताला ने तुर्शी में क्या ऐसी अफादियत रखी है कि हम गर्मियों में इसे यूज़ करते हैं। मैंने लास्ट साहब को बताया कि जब गर्मी बढ़ती है तो हमारे हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, हमें पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, हमें घबरा पल्पिटेशन, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और लेथार्जिक बॉडी में जान नहीं रहती, उसके और घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। किसी अगर हार्ट मसल को टोन अप करना है, किसी के हार्ट बीट वीक होती जा रही है, यानी अगर किसी नॉर्मल तो 72 है, घबराहट की वजह से उसका हार्ट बीट भी कम हो रही है और दिल भी कमज़ोर हो रहा है, अगर दिल को ताकत देने तो दुनिया में दिल को ताकत देने के तुलसी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है जो नेचुरल है। आप कोई भी तुलसी इस्तेमाल करवाएं, फौरी तौर पर मरीज की घबराहट खत्म हो जाती है। की भी कोई रेसिपी बता दें। फालसा में तुलसी है, इसकी कोई रेसिपी? उसका आप हमारे यहाँ इसका शरबत बनता है जैसे आमतौर पर घर में आप लोग बनाते हैं। शरबत के अलावा कोई चीज तो हमें यही सुनने में, कोई शरबत नहीं पीते। शरबत आप सिंपल इतना करें कि फालसा लें 50 ग्राम, उसे 1 लीटर पानी, फिर थोड़े से पानी के अंदर उसको ग्राइंड कीजिएगा और फर्दर उसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड करके उसको छान के आप उसको पीजिएगा, आपको फालसे का बेहतरीन वो रिजल्ट मिलेंगे। सर हमें बचपन में अम्मी कहती थी फालसे का बीज फेंक दो, मैंने इसी का उसको छान लेना चाहिए, उसके छिलका और उसका बीज दोनों निकाल दें। सर ये तो बात बताएं खुल के, फिर खुल के बताएं अगर इसमें कोई अच्छी बुराई बात है। देखिए मुझे नहीं पता, मैंने तो आपसे सिर्फ वो जिक्र किया कि हमें तो बीज नहीं खाने। आपने उसका छिलका भी निकाल दिया। हाँ, अच्छी लेना तो आपने उसका पल्प है ना जो उसके अंदर है, तो लोग तो उसको ग्राइंड करके जो शरबत में भी पीते हैं तो उसका तो बीज शीट सब उनके पेट में। वो बिल्कुल आपने कहा छान लेना जरूरी है, अदरवाइज वो बीज जो है इतना हार्ड होता है कि आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन को डैमेज भी कर सकता है। अच्छा, जब वहां से पास ऑन होगा तो नुकसान देगा। तो लोग और उसका छिलका इतना इजी बाजार वाला भी छाने बगैर होता है जो रेडियो से पीते हैं, आप लोग को छानते वानते नहीं है उसको? जी बिल्कुल, उसको छानना चाहिए, स्ट्रेन कर लेना चाहिए और वो बहुत कमाल की। आपके प्याज अगर कोई ऐसी खा रहा है फालसे तो वो यही वाली बात है जैसे बिल्कुल, उसका छिलका भी फेंक दे, उसका पल्प सिर्फ यूज कर ले। हाँ, चूस के तो उसके बीज को फेंक दो, उसके बीज को फेंक दे। ओके, वो बहुत ही कमाल की चीज है इसमें।
तो आपने सुन लिया कि उसके जो बीज हैं उसको फेंकने, उसको ग्राइंड करके जूस में, शरबत में, या फिर ऐसे नहीं खाना, उसकी कोई इफादियत नहीं है। अच्छा, अगर हम चलिए, अच्छी तिब के बात है। कानून को देखें तो हम उसके इलाज बिल जिद करते हैं। हरारत के इलाज सर्दी से, और सर्दी के इलाज हरारत से। जैसे किसी को सर्दी लग गया था हम उसको हीटर आगे बिठा देते हैं, और अगर किसी को गर्मी लग गया था हम उसको एसी आगे बिठा देते हैं। तो ये जितनी तो चीज़ें, इनका मिजाज तो सर्द और खुश्क होता है। अच्छा, अब किसी की आंखें पीली हो जाती हैं, धूप में निकलते हैं, कुछ लोग देखे होंगे आपने, जी जी, तो उनकी आंखें देखो तो ऐसे जैसे उनको पीलिया हो गया, होता नहीं है, होता नहीं, आंखें पीली हो जाती लेकिन हैं। हरारत की वजह से वक्ती तौर पर उनका जो लीवर का एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, वो भी जरखान की एक ख़ास किस्म होती है जो कि हरारत से बढ़ती है। जैसे ही आप नॉर्मल माहौल में आते हैं वो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल पे आ जाती है। अगर ऐसे लोग जो हैं, जो चीज़ें मैंने बताई इनमें से कुछ भी यूज़ करें तो फिर हरारत का साइड इफेक्ट उनके ऊपर नहीं होता। सर कोई चीज़ हमें इम्यून के लिए भी बता दें। ये जो गर्मी में लेथार्जिक हो जाती है ना बॉडी, बच्चों की स्पेशली, थोड़ी देर के लिए इनको स्विमिंग के लिए भेज दो तो वापस आएंगे तो ऐसे आएंगे, ऐसे, जी, ऐसे ठीक ही। है, और उल्टा ही लेटेंगे, मुंह के बल गिरेंगे बिस्तर पे जाके, और उल्टा ही लेट के जिधर बैठेंगे वहीं सो जाए। और सुबह भी बच्चों को गर्मी बड़ी लगती है, थोड़ी देर के लिए भी एसी शेसी बंद कर दो तो बच्चे लथार्जिक हो जाते हैं, लाते मारते हैं कंबलों को। तो मेरे तो अपने घर की बच्ची है, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, ठीक है, तो एसी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, मगर एक आती है बच्चों को हीट वेव आती है, मौसम ऐसा है, आपको पता है। तो अब इस हालत में हम क्या करें ऐसा कि सुबह उठते के साथ ही कोई नाश्ते में ऐसी चीज़ जो बच्चे फ्लेवर्डली खा लें। ये मैं पूछ रही हूँ आपसे उन बच्चों के लिए जो कि 13-14 साल की उम्र तक हैं, और 6-7 साल की उम्र के बच्चे शुरू कर सकें, और माएँ उनको खिला दें। बच्चों ने खेलना भी है, जब उनका दिल कर रहा है उनके दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ खेलना है, उन्होंने देखना धूप निकली हुई है, उन्होंने देखना हम घास में खड़े हैं, उन्हें नहीं पता कि बारिश हो रही है, वो खड़े हैं, खेल रहे हैं जो कुछ, उसके बाद उनको सब कुछ सिम्टम होते हैं। कभी ये होता है कि धूप में ना बच्चों की बॉडी गर्म हो जाती है, माँ बाप डर जाते हैं कि शायद उनको बहुत तेज़ बुखार हो गया। अब उस सिचुएशन में भी जो फर्स्ट एड है ना, समझ नहीं आती, इधर भी बता। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जैसे कि बड़ा एक कमाल की चीज़ हम बनाते हैं, और बच्चों के यूज़ करना तो वैसे ही बड़ा आसान है, बड़े भी यूज़ करें, छोटे भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या लेना है, आपने ये लेना है आंवले का मुरब्बा। इसका आपने अच्छी तरह इसकी जो है गुठली निकाल देनी है, और इसका पेस्ट बना लेने हैं। आप जो भी तरीके से बनाना चाहें, बिल्कुल पेस्ट बन जाए। दूसरे नंबर पर ग्राइंड करके बना लें। जी, ग्राइंड करके बना लें, चाहे उसे कुंडी डंडे के अंदर बना लें, आप उसको पेस्ट बना लें। अच्छा, बस फिर आपने ये लेना, हरीड़ लेनी है, इसका मुरब्बा लेना है, इसका भी गुठली निकाल लेनी है, और आपने इसके पल्प जो लेके आप इसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक। तीसरे नंबर पे आपने ये लेनी है गाजर। इसके तो ये भी मुरब्बे वाली जो गाजर है, वाली है, इसको भी आपने कर लिया, पेस्ट बना लिया। और फिर आपने सेब का मुरब्बा लिया। यानी 4 चीज़ें आपने ली बराबर वज़न में, आपने एक एक पाइया ले लिया, सपोज बना लिया, पेस्ट बना लिया। इसके अंदर आपने 10 ग्राम, जिसे हम कशनीज़ कहते हैं, धनिया खुश्क है, इसका पाउडर शामिल कर लेंगे। कशनीज़, ये इसको धनिया कहते हैं, धनिया पाउडर, जिसे साबुत धनिया कहते हैं, खुश्क धनिया वही कहते हैं, है, वही है। अच्छा, 10 ग्राम आपने सब्ज़ इलायची का बीज निकालना है आपने, और वो आपने पाउडर करके इसमें शामिल कर लेना अच्छा। है। और इसके अंदर इतना ही आपने 20 ग्राम जो है गुलाब के फूल जो लेके इसका पाउडर करके ये शामिल कर लें। ठीक है। ये आपके पास एक पेस्ट बन जाता है। इसमें थोड़ा इतना शहद ऐड करें कि ये सेमी लिक्विड हो जाए। ठीक। अब बच्चों को नाश्ते में आप इसे टोस्ट पे लगा के दे दीजिए, बच्चे शौक से खा भी लेंगे, और गर्मी का असर उन पे नहीं होगा। अच्छा, नाम होगा। अच्छा, सर ये जैसे हम वो बनाते कमजोरी हैं, कहाँ होती है? नहीं सर, ये जो बनेगा ये वैसे बनेगा जैसे हम वो बनाते हैं, कोई मुरब्बा बना देते हैं, या बच्चों के लिए जैम बनाते हैं, जैम बनते जेली हैं, का, वैसे तो शहद हमने इस मिकदार में डालना है कि वो कि ये ऐसे जैम के जो है वो लग जाए। टेस्ट पे आ जाए। ओके, अब समझ आया। तो ये बना के रख लें, बच्चों को आप दे। अब लेथार्जी क्या है? लेथार्जी उजरात में आई है, मसज में आई है, और मसज जो है वो क्यों वो वीक हुए थे, हरारत की जाती है उसे। ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके मसज को टोनअप करेगा। अब आपके मसज, ये हरारत आपके मसज को वीक कर ही नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और बड़ों के लिए कमाल है, वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर तो है गर्मी की वजह से, अगर वो इस मौसम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ये लें, तो गर्मी की बढ़ने से उनको सर में जो दर्द होना शुरू हो जाता है और बीपी शूट कर जाता है, वो नहीं करेगा। क्या बात है जी, ज़बरदस्त शो था आज का। इसहाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े नुस्खे, बड़ी रेमेडीज़ आपने हमारे साथ शेयर की। मैं एक से बढ़कर एक पूछती रही हूँ सवाल, आपने एक से बढ़कर एक नुस्खे बताएं। अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे, आपकी इस काविश को जो है हम सराहेंगे और इस्तेमाल करेंगे, और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए आसानी पैदा करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है।
अपना ख्याल रखिए, खास तौर पे खुद बेसिकली ये अपना वो फिर बच्चों चीज़ें का। हैं जो मैं 30 ईयर से इन प्रैक्टिस में हूँ। मैं यहाँ जो कुछ भी डिलीवर करता हूँ दैट इज़ माई एक्सपीरियंस, दैट इज़ माई प्रैक्टिकल पर चीज़ें। हम ऐसी सुनी सुनाई बातें, किताबी बातें और शेयर सर नहीं इल्मदार करते। बंदा वही है जो इल्म बांटे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू Thank सो you very मच। टेक अ ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक, वी वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और अभी हम बात करेंगे बालों के ऊपर। डॉक्टर कंजा आफ्ताब मेरे साथ मौजूद हैं और उनको ख़ास इसलिए मदऊ किया है कि देखें, ये हेयर फॉल शुरू हुआ था सबसे ज़्यादा कोरोना के टाइम पे लोगों को, क्योंकि लोगों का इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया था। इतना सुनने में नहीं आता था हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। ये कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हुआ, आधी आधी ट्रेंड निकल गई औरतों की भी। मगर अब कोरोना भी चला गया, सारे मसले चले गए। अब क्या ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि हेयर फॉल जो है लोगों को रुक नहीं रहा? और मैं आपको बताऊं, काफ़ी लोग इससे बहुत परेशान हैं। लंबी लंबी गुत्थ जो बालों की है वो अब इतनी पतली सी पोछल से रह गई है। तो ये वाले बाल अब इस तरीके से तो औरत अपने आप को बिल्कुल भी ना सुकून में नहीं लेकर आ सकती, वो तो बेचैनी का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो जाएगी। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम अपने बालों को गिरने से कैसे रोक सकते हैं, उनको कैसे संभाल सकते हैं, कैसे लंबा कर सकते हैं। कौन सी ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट्स आ गई मार्केट में जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता, और हम उसकी जो है ना रिसर्च कराए बगैर जाके बस कुछ भी सुनते हैं तो वो गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। तो लेट्स टॉक कि क्या मार्केट की सिचुएशन है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हेयर फॉल रुक सकता है। डॉक्टर कंजा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। आप कैसे? वाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। गर्मियों के रंग हल्के हल्के प्यारे प्यारे पहन के आई हैं, वरना ठंडे ठंडे कलर्स। ठंडे बिल्कुल। और आपका वाइट जोड़ा इतना मुझे पसंद आ रहा है ना। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, आई गिफ्ट मौसम यू के देन। मुनासिबत आपको अच्छा से। लग रहा है तो एक आपके लिए भी ले लूंगी मैं। आपका प्यार, आपको जो पसंद आए, है ना ठीक जी? मैं आपको बता दूंगी। आए हाय, बताइएगा। अच्छा बताइए फिर हम बालों को कैसे रोकें गिरना? ये बहुत परेशानी है आजकल, मुझे तो खुद हेयर फॉल शुरू हुआ हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए फिज़ा, सबसे पहले तो हमें रूट कॉज देखनी चाहिए। हर बालों का गिरना एक जैसा नहीं है, डिफरेंट तरह का बालों का गिरना होता है। तो सबसे पहले तो आप ज़रूर अपने मौलिद से मशवरा करें कि मसला क्या है। बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं। हम कुछ टीलोजेनिक फ्लूवियम है, कुछ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, कुछ वैसे मर्दाना गंजपन शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी किस्में होती हैं बालों के गिरने की। तो इसलिए एक दफ़ा डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें कि आपका पैटर्न हेयर लॉस की तरफ आप जा रहे हैं कि वैसे ही ऑल ओवर द स्कैल्प जो है वो बाल गिर रहे हैं। अब ये दुनिया तो बायोटिन पे लग गई है ना? जी जी। इज दैट रियली वर्थ इट? क्या सबको खानी चाहिए? सबको नहीं ना। अब देखिए, अब कुछ लोगों को 100 डिफरेंट कॉजेज़ हैं हेयर फॉल की। उसमें से एक कॉज जो है वो बायोटिन की डेफिशिएंसी है। अब सारी दुनिया को बायोटिन की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती ना। तो अगर आपको बायोटिन की डेफिशिएंसी ही नहीं है और आप बायोटिन खाते जा रहे हैं तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा आपको, लेकिन बाल नहीं उगेंगे आपको। अच्छा, और ये जो मल्टी वाइटामिन्स मिलती हैं ये भी हर औरत के पास होती है, किसी न किसी अच्छी ब्रांड की कंपनी की जो है ना। कोई बाहर जाएगा तो बाहरों ले आएगा, कोई यहाँ जाएगा तो अच्छी फार्मेसी से बोलेगा कोई महंगी अच्छी दवाई बता दो जिसमें मल्टी वाइटामिन्स, खास तौर पे नेल, हेयर, स्किन। अब ये तीन बायोटिन से हटके उसके अंदर भी बायोटिन होती है, तो ये सबके पास होती है कि नेल, हेयर, स्किन की हमें जो है ना मल्टी वाइटामिन खानी है। क्या वो भी फ़ायदा देती है? अगेन वही बात कि अगर तो आपको डेफिशिएंसीज़ हैं, अगर आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो अगर आप खाएंगे तो आपके डेफिनेटली बाल उगेंगे। आयरन की डेफिशिएंसी से बाल बहुत उतरते हैं, तो मल्टीविटामिन्स में आयरन भी होता है। लेकिन अगर आपको ये डेफिशिएंसीज़ नहीं हैं, आपकी रूट कॉज कुछ और है, आपको पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है, आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया स्टार्ट हो गया है या मर्दाना गंजपन शुरू हो गए, तो मल्टीविटामिन्स जितने मर्जी लेते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक एज भी होती है जिसमें जब लड़कियां थोड़ी सी बिल्कुल 16, 17, 18, 22, 25 तक होती हैं, उनके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बाल बहुत जल्दी लंबे भी होते हैं, बाल घने भी होते हैं, बालों की शाइन, खूबसूरती, अलग लुक आता है। मगर जो 30s के बाद की एज है ना, मुझे लगता है कि 35, 36, 38, 40, आफ्टर 40 उसके बाद बालों की जो चमक है, ग्लॉसिंग है, उसमें कमी आ जाती है। लोगों ने इस पर कभी बात नहीं की, बट मुझे लगता है हमें बताना चाहिए कि ये इश्यूज भी 35 के बाद शुरू हो जाते हैं लड़कियों में। और हेयर फॉल तो मस्ट है ही, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो भी उन्हीं चीज़ों का हिस्सा है के साथ शुरू हो जाते हैं। और बालों की लेंथ इतनी जल्दी जल्दी नहीं बढ़ती कुछ लोगों की, तो वो भी एजिंग की वजह से भी ये सिस्टम होते हैं। तो एज भी डिस्टर्ब करती है बालों को, बालों की लेंथ को। बिल्कुल फिजा, ऐसे होता है कि 35 के बाद आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। ऑल्दो आप 45 के पास जाके पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज में जाते हैं, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस 35 के बाद स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसे अक्सर हमने देखा है कि खासतौर पर ख़वातीन में क्राउन एरिया, यहाँ से बाल जाना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी जो सेंट्रल पार्टिंग थी या मांग थी वो वाइड होना शुरू हो गई है।
तो ये पैटर्न हेयर लॉस है। पैटर्न हेयर लॉस का मतलब है कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं, तो आपने हार्मोनल ट्रीटमेंट्स या जो पैटर्न हेयर लॉस के ट्रीटमेंट्स हैं उनकी तरफ जाना है। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिकल स्प्रेज से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों को वही बहुत सूट कर जाती हैं और वो टॉपिकल स्प्रेज पे ही रहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड। टॉपिकल स्प्रेज के स्प्रेज होती हैं, 2 पफ आपने हाथ में लेने हैं और रूट्स के अंदर मसाज कर लेना है। उसमें हमें पता है मिनॉक्सिडिल स्प्रे है और भी बहुत सारी स्प्रेज आई हुई हैं जिसमें बाइकेपिल, रिडेंसिल, जेलिशाइन, बहुत सारे नए नए इंग्रेडिएंट्स आए हैं, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट। तो ये सब जो है वो बालों के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं और ये रिसर्च बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अगर आप लगाते रहेंगे तो 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन सबसे पहले बालों का हेयर फॉल रुकता है और उसके बाद बालों की ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि ग्रोथ साइकिल जो है बालों का वो तकरीबन 6 महीने से 1 साल लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपने ये सोच लेना है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसको आपने मुसलसल रखना है, और ये नहीं कि 1 हफ्ता लगाया, 2 हफ्ता लगाया और कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा और रोक दिया ट्रीटमेंट। बालों के सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो 2 से 3 माह लेते हैं इफेक्टिव होते हुए, इसलिए बेसब्री नहीं करनी और सब्र से इंतज़ार करना है। एक्सोमेस के बारे में बताएं। एक्सोमेस एक्सो आप एक ब्रांड का नेम ले रही हैं मेरे ख्याल में। एक्सोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट्स आई हैं। और अच्छा, एक्सोसोम्स जो हैं वो बेसिकली होते क्या है, वो एक पार्टिकल्स हैं जो सेल टू सेल मैसेंजर का काम करते हैं, कि वो एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज लेके जाते हैं कि भाई बाल ख़त्म हो रहे हैं, प्रोटीन्स ख़त्म हो रही हैं, स्किन बूढ़ी हो रही है। तो हम जहाँ भी वो लगाते हैं ना वहाँ पे वो प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में से लिए जाते हैं, या तो एम्बिलिकल कॉर्ड में से आते हैं या फिर हेल्दी इंडिविजुअल के फैट सेल्स के अंदर से ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अच्छा। और फिर ऐसे लोगों को जिनको बालों का प्रॉब्लम है या ये age- सिंथेटिक प्रोटीन बनाते हैं? सॉरी, सिंथेटिक चीज़ें बनाते हैं? सिंथेटिक मतलब आपकी स्किन के अंदर बनाते हैं ना, अगर आपके स्कैल्प पे लगेंगे तो वहाँ बाल बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक। लेकिन एक्सट्रैक्ट ये किसी और से किए जाते हैं, किसी और हेल्दी इंडिविजुअल से, किसी अच्छा। हेल्दी पर्सन से। अच्छा। उसकी फैट सेल से लेके उसको थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है कि दूसरे पर्सन को एलर्जीज ना करें, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको फ्रीज़ करके पाउडर फॉर्म में फ्रीज़ करके बॉटल में रख दिया जाता है। फिर डाइल्यूट करके फिर इसको हमने एक खास टेम्परेचर पे रखना होता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में। जो पाउडर फ्रोज़न एक्सोसोम्स आते हैं उनका हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और फिर इसको डाइल्यूट करके 5 ml की नॉर्मल सेलाइन में हम अगर स्कैल्प पे लगाना है तो वहाँ इंजेक्ट कर देते हैं, या स्किन पे लगाना है तो स्किन पे इंजेक्ट कर देते हैं, या माइक्रोनीडलिंग के साथ भी इनको किया जा सकता है। वाह। तो ये इसके कितने सेशंस होते हैं, कितना कारआमद है, कितनी जल्दी क्विक रिजल्ट देता है? जी फिजा, जिनको तो सूट कर जाता है, देखें एक ट्रीटमेंट है तो हर एक को इक्वली इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमने ये देखा कि 70 to 90% लोगों में काफ़ी इफेक्टिव होता है। एक्सोसोम्स इफेक्टिव कब होते हैं, हमें पता चल जाता है कि 1 से 2 हफ्ते में आपके हेयर फॉल रुक जाता है। 1 से 2 हफ्ते में हेयर फॉल, या पहले महीने में ही हेयर फॉल रुक जाता है, और 3 to 6 मंथ्स में नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये 70 to 90% लोगों के साथ होता है। कुछ बेचारे 30 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिन पे एक्सोसोम्स भी इफेक्ट नहीं करते, तो उन्हें फिर ट्रांसप्लांट या दूसरी खाने वाली मेडिकेशंस की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा। तो और ये इसकी कॉस्ट क्या होगी कंजा जी, अगर कोई कराना चाहता है इस तरह से, तो इसकी क्या बहुत महंगी कोई कॉस्ट है? जी फिजा, 2 तरह के एक्सोसोम्स अवेलेबल हैं। एक प्लांट बेस्ड है जो प्लांट से डिराइव्ड हैं, तो उनको हम बहुत इफेक्टिव नहीं पाते, उनके रिजल्ट्स बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो वो थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। वो शायद आपको 1 लाख के अंदर अंदर भी एक्सोसोम्स मिल जाएं। लेकिन जो आपके ह्यूमन बेस्ड एक्सोसोम्स हैं वो 1 लाख से स्टार्ट होते हैं और फिर 2-3 लाख तक जाते हैं। इनमें डिफरेंट ब्रांडिंग्स होती हैं, कुछ अमेरिकन हैं, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, वो तकरीबन 3 लाख तक जाते हैं। तो ये इनकी प्राइस रेंज होती है, लेकिन एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगवा सकते हैं, और इसकी गारंटी भी नहीं होती कि हर एक को गारंटी नहीं है रिजल्ट आएगा। नहीं, हाँ गारंटी नहीं है रिजल्ट। ये एक ट्रीटमेंट है, एक मेडिसिन है, आप दे रहे हैं। हर एक को मेडिसिन इक्वली इफेक्ट नहीं करती, कुछ लोगों को रिजल्ट आएगा, कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आएगा, तो गारंटी। और अगर वैसे रिजल्ट के लिए आप लोग इसको सेशंस भी करते हैं कि मतलब 1 या 2 या 3 कोई और भी रिकमेंडेशन है? बिल्कुल, रिकमेंडेशंस तो ये कहती हैं एक्सोसोम्स बनाने वाले, तो ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एवरी 10th डे करें, कुछ लोग कहते हैं एवरी 21st डे करें, लेकिन चूँकि ये बहुत महंगा प्रोसीजर है तो इसमें हमने अपने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। तो मैंने तो जिन लोगों को लगाए हैं, मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं, उनका एक बाल भी नहीं
झड़ा, तो अब मैंने तो ये प्रोटोकॉल बनाया कि जब तक इनका हेयर फॉल दोबारा स्टार्ट नहीं होगा मैं सेकंड सेशन नहीं करूँगी। लेकिन कुछ लोगों को 2 मंथ्स के बाद भी रिपीट करना पड़ता है, और कुछ लोगों को बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आते, तो उनको फिर हम कहते हैं कि दिस ट्रीटमेंट इज़ नॉट फॉर यू, आप कुछ और एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए। लेकिन जिनको इफेक्टिव हो जाते हैं फिज़ा, उनको पूरा साल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है एक्सोसोम्स। ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अच्छा कंजा जी, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कुछ जो तेल लगा के रखते हैं सर पे, जब स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए तब भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है, इज दैट ट्रू? स्कैल्प बहुत ऑयली होने से तो नहीं हो सकता, हाँ, ग्रीसी लेकिन होने से अगर वहाँ पे देखें जो ऑयली स्कैल्प होती है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ डैंड्रफ या सोराइसिस या सीबम प्रोडक्शन की वजह से कुछ एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, कोई ना कोई वहाँ पे एक्जिमा शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी रूट्स वीक हो सकती हैं। अगर वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, लंबे अरसे तक आपको सिबोरिक एक्जिमा रह रहा है, बहुत ज़्यादा शदीद डैंड्रफ है, तो डेफिनेटली चूँकि आपकी स्कैल्प जो है वो वीक हो रही है और वो उसकी स्किन इतनी हेल्दी नहीं है, तो वहाँ से बाल वीक होना शुरू हो जाएंगे और गिरना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी आपका ऑयल है या डैंड्रफ है उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ताकि आप गंजपन की तरफ ना जा सकें। दूसरी है कि मर्दों में ख़ास तौर पे आपने देखा होगा स्कैल्प भी ऑयली होती है, स्किन भी ऑयली होती है, और उनके मेल हार्मोन्स ही मर्दाना गंजपन कर रहे होते हैं, तो उसको डायरेक्टली मेरे ख्याल में इट इज़ नॉट रिलेटेबल कि उनकी ऑयल ज़्यादा होने की वजह से बाल गिरे, उनके हार्मोन्स हैं जो उनके बाल गिरा रहे हैं। तो हम हार्मोन्स को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम कुछ टॉपिकल मेडिसिन या कुछ ट्रांसप्लांट या डिफरेंट चीज़ों को करके हम बालों की लाइफ बढ़ा सकते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। बालों के गिरने के ऊपर बात करें और कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं वो भी बात करें। अब मर्दों के लिए क्या ट्रीटमेंट्स है उस पर बात करेंगे। आ जाए। वेलकम बैक। डॉक्टर कंजा हमारे साथ मौजूद है। हम हेयर फॉल के ऊपर बात करें। मर्दों के भी बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, बल्कि औरतों से ज़्यादा। ट्रेंड भी पहले उनकी निकल आती है, अच्छे खासे खूबसूरत होते हैं, लड़कियां देख के शादी करती हैं, हेयर स्टाइल पे मरती हैं, ठीक है, थूक लगा लगा के बाल सेट करते हैं। जैसी शादी होती है वो सिर्फ थूक लगाना ही रह जाती है, बाल कुछ नहीं होता सर पे। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं जो मर्द ज़्यादा कमाता है उसके बाल उड़ जाते हैं, हाँ और निकल आती है। हाँ हम अच्छा मैं तो लोग कहते हैं ना कि अमीरी की निशानी है बाल जल्दी गिर जाते हैं, तो मैं तो बड़े माड़े भी देखे जो वो कब अमीर होंगे बेचारे जिनकी टिंट तो आ गई मगर दौलत नहीं आई अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बदकिस्मती की निशानी है। अच्छा, तो बाल अब लोग कहते हैं कि औरतें गिराती हैं टेंशन दे दे के, ऐसा तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फिजा। हर बुरी चीज़ को औरतों के साथ मंसूब कर दिया जाता है कि ये भी औरत ने किया। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भाइयों के अपने हार्मोन्स हैं ना, मेल हार्मोन्स, वो उनके बाल गिराते हैं, उनका मर्दानापन उनके बाल गिराता है, औरतें नहीं गिराती। जी बिल्कुल भी नहीं। मेल हार्मोन्स जो है वो हेयर फॉल का बाइस होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये मेल ऐसा क्या मसला होता है? बस मेल हार्मोन्स हैं कि ये आपका हार्मोन प्रोन एरिया, ये वाला जहाँ से चांद बनना शुरू होता है और ये फ्रंटल रिसेशन शुरू होती है, तो ये मर्दों का एक खास हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट होता है DHT में। अच्छा। ठीक है, वो DHT जो है वो यहाँ से बाल गिराना शुरू कर देता है। अच्छा। तो इसलिए जो भी हमारे सारी इसकी ट्रीटमेंट्स हैं वो एंटी DHT या एंटी मेल हार्मोन ट्रीटमेंट्स होती हैं, और उसमें कुछ खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं जो कि हम मर्दों को नहीं देते, वो ज़्यादातर ख़वातीन को देते हैं। बाज़ औक़ात मर्दों को उसमें साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए इसमें ख़वातीन का कोई कसूर नहीं है, ये उनके अपने मेल हार्मोन्स हैं जो उनके बाल गिरा रहे हैं, लेकिन उसके मर्द तो बेचारा ख्याल भी नहीं करते डॉक्टर कंजा, ना तो वो कोई मल्टीविटामिन्स खाते हैं, ना कोई ताकत की दवा खाते हैं, ठीक है, ना ही उनके मैंने तो कोई ऐसे देखा कि ऑयलिंग वगैरह करके अपना बड़ा को ख्याल रखते हो। शैम्पू भी उनको एक वो मिल जाता है खुश्की दूर करने वाला शैम्पू, वही बेचारे लगा लगा के ना अपने बाल और मजीद गिरा देते हैं, मगर उनको तो कुछ पता ही नहीं होता कि भाई ड्राई हेयर के लिए कौन सा शैम्पू है, तो नॉर्मल हेयर के लिए कौन सा, तो उनको घर में आया हुआ जो मिल जाए वो लगा लेते हैं। अब उनके हेयर का कोई ऐसा नहीं है सिस्टम जो थोड़ा सा पहले से प्रिकॉशंस करें, वो ख्याल करें, एक बार कोई ट्रेंड आ गई तो फिर बाल वापस नहीं आते। नहीं, जहाँ पे फैज़ा शुरू हो जाता है ना, आपको मर्दों को बड़ी जल्दी पता चल जाता है। वो आते ही कहते हैं कि जनाब अभी बाल गिरे नहीं होते, वो कहते हैं कि बालों में जान नहीं रही, मतलब पहले हेयर स्टाइल बनाते थे, बाल ठीक जहाँ पे सेट करते थे वहाँ सेट रहते थे, अब गिर जाते हैं, ये बाल बिल्कुल हल्के से थिन होना शुरू हो गए। तो ये फर्स्ट सिम्टम होता है कि आपको पैटर्न हेयर लॉस या मर्दाना गंजपन शुरू हो गया। ये वो स्टेज है जहाँ पे हमें लगाने वाली स्प्रेज काम देंगी, ठीक है, कुछ एंटी हेयर फॉल शैम्पूज अगर हम ऐड कर लें तो वो हमें काम देंगे। अच्छा, ये काम करते हैं एंटी हेयर फॉल शैम्पूज जो है मार्केट में जो दस्तयाब होते हैं, वो सही काम करते हैं? सही काम करते हैं। अगर आप फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हैं
मेल पैटर्न हेयर लॉस में। मुझे लगता था ये सिर्फ साफ करते हैं बालों को, काम नहीं करते। आज आपने नई चीज़ बताई, मतलब हम जाएं तो देख के ये चीज़ें लिया करें। जी, ये मेडिकेटेड लेनी है जिसमें इस स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स हों, जैसे मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, बाइकेपिल है, एनागन है, रिडेंसिल है, ज़ाइलिशाइन है। ये सारे जिन शैम्पूज़ के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे या जिन स्प्रेस के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे एंड मिनॉक्सिडिल होगा, तो वो आपके हेयर फॉल को रोकेगा अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस में हैं। इसकी 7 स्टेजेस होती हैं फिज़ा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपको कुछ खाली जगह नज़र नहीं आती, सिर्फ बालों की थिनिंग शुरू होती है, या अक्सर मर्द कहते हैं कि यहाँ से बाल पीछे जाना शुरू हो गए दोनों साइड से, टेम्पल एरिया से। फिर जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है उसमें हल्की हल्की स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है। उसमें हम फिर PRP या एक्सोसोम्स या लेज़र थेरेपीज़ उनका सहारा लेते हैं इन एडिशन टू ये टॉपिकल स्प्रेज एंड जो मैंने आपको एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़ बताए। लेकिन जहाँ आप 3 और 4 स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं और अब पूरा एक मैदान बन जाता है और बहुत थोड़े एरिया में बाल रह गए, यानी 6-7 स्टेज पे आप पहुँच गए, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बगैर गुजारा नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको अपने मेडिसिन पे रहना पड़ता है, स्प्रेस पे रहना पड़ता है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट पे भी आपने बात छेड़ी, तो मुझे बता दें, हमारे एक तो बहुत फेमस एक्टर आपको पता है, उनके साथ भी ये हादसा हुआ था कि हेयर ट्रांसप्लांट उनका शायद गलत हो गया था या ठीक नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से उन्होंने तो वीडियो भी शेयर की थी। मैं साजिद हसन साहब की बात कर रही हूँ। अब बड़ी अच्छी बात है अगर किसी के साथ कोई गलत हो जाए, गलत ट्रीटमेंट हो जाए किसी जगह से, या किसी को इन्फॉर्मेशन ना हो या काम सही ना कि खुद से गलती कोई ऐसी हो जाए, तो बंदे को बता देना चाहिए ताकि किसी और की सेहत पे जो है ना कोई बुरा असर ना पड़े। मैं ये कहना चाह रही थी कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट टोटल सेफ, कामयाब है आज के दौर में? पहले तो चलो नई नई चीज़ें लोगों को अब आज के दौर में क्या है? जी बिल्कुल फिज़ा, ये सेफ़ प्रोसीजर है। अगर सेफ़ हैंड्स में हो तो बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है। लेकिन देखिए जितना इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, अब जैसे अगर आप दवाई लगा रहे हैं तो कोई रिएक्शन इतना नहीं आ सकता, स्प्रेज लगाने से कुछ नहीं हो सकता आपको। लेकिन जैसे ही आप कोई इन्वेजिव प्रोसीजर अपने लिए ऑप्ट करते हैं या ऑपरेशन या सर्जरी ऑप्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक कॉन्सेंट फॉर्म आपसे साइन कराया जाता है कि भाई इसकी ये पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो वो आपके हमारी टेक्स्ट बुक में, हमारे लिटरेचर में मेंशन होता है कि वो किसी के साथ भी हो सकती हैं। ऑल्दो उनका रेट बहुत कम होता है, 0.6 to 1%, लेकिन अगर 100 लोगों को आप करेंगे तो कोई एक आध कॉम्प्लिकेट हो सकता है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो सर्जन ख़राब है या वो जगह ही ख़राब है। तो ये लिखी हुई पेचीदगियाँ होती हैं जो किसी में कभी भी हो सकती हैं। अच्छा। तो जब भी आप सर्जरी ऑप्ट करते हैं तो आपको बंदा तो डरेगा ना, फिर आम बंदा जब जाएगा तो किसी का एक अगर ऐसा पर्सन केस देखेगा तो उसके बाद फिर बंदा तो डरेगा। फिर सेफ कैसे हुआ ये? सेफ इस तरह से हुआ कि जैसे जैसे सर्जन का एक्सपीरियंस बढ़ता है, कॉम्प्लिकेशन की रेशो कम होती जाती है। जैसे जैसे आपकी आफ्टर केयर, आफ्टर प्रोसीजर जो केयर है वो बहुत अच्छी होगी, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। देखें आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, वो एक रॉ जगह है, वहाँ पे अगर गंदा हाथ भी लग गया, गंदा कपड़ा भी लग गया, वहाँ पे इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो पूरी स्कैल्प में फैल जाएगा। ये नाजुक काम है, ये बहुत नाजुक काम है, इसको आफ्टर केयर भी बहुत चाहिए, आफ्टर केयर भी है, बहुत एक्सपीरियंस हैंड्स भी चाहिए करने वाले के, और बाद का पूरा महीना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इन्फेक्शन से कैसे बचा के रखा अपने आप को। तो ये कितने देर का टाइम पीरियड होता है जो आफ्टर केयर का है? आफ्टर केयर का पूरा एक 2 से 4 हफ्ते का टाइम है, जिसके बहुत ज़्यादा आफ्टर केयर की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिक शैम्पूज़, हेड वॉशेस दिए जाते हैं, स्पेसिफिक केयर बताई जाती है, उसके बाद PRP स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत सारी केयर करनी होती है, तभी बाल बचे रहते हैं, नहीं तो वो भी गिर जाते हैं। 5-10 साल में ट्रांसप्लांटेड हेयर भी गिर जाते हैं। अच्छा, अब ये PRP का भी बारे में ज़रा बताइए, एलैबोरेट कर दीजिएगा कि लड़कियां भी बार बार कहती हैं हमने PRP करा लेनी है हेयर फॉल के लिए, तो ये काम करती है हेयर PRP? कुछ लोगों को तो फेस पे भी PRP काम नहीं करती है जी, या शायद सही जगह से नहीं कराते होंगे। नहीं, अच्छा हाँ, ये भी तो, एक हाँ, ये दोनों ही बता दें। PRP तो हमने सुना ना फेस एंड हेयर, तो ये दोनों काम करती है। PRP इज वर्किंग गुड। जी फिज़ा, जब मैं स्पेशलाइजेशन करी थी डर्मेटोलॉजी में, तो मेरे रिसर्च का टॉपिक था PRP इन हेयर फॉल। तो मैंने 200-300 लोगों की PRPs की थी, और उसमें हमने देखा था 200-300 लोगों की। जी, उसमें इतना रिक्वायरमेंट होती है, आपका सैम्पल साइज होना चाहिए, इतने लोगों की आप करेंगे तो आप रिसर्च में कुछ बता सकते हैं। तो उसमें हम जो मैंने देखा था, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारा जो आर्टिकल फिर छपा, और उसमें ये ऑब्जर्वेशन आई थी कि जितने यंग लोग होते हैं, मतलब 19
20s में जो लोग होंगे उनके PRP बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनका ब्लड है ना, तो उसमें ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जैसे ही लगाएंगे उनको इफेक्टिव होगा। लेकिन जैसे ही 30 के बाद आपके, जैसे आपने बताया कि सारे सिस्टम्स ही डाउन होना शुरू हो जाते हैं, बाल भी, कोलेजन भी, स्किन भी ढलनी शुरू हो जाती है, इसी तरह आपके ब्लड के ग्रोथ फैक्टर्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो 35 या 30, 40s में जितने लोगों का PRP किए उनके रिजल्ट्स बहुत कम आए। तो हमने देखा कि यंग एज में PRP बहुत इफेक्टिव है, लेकिन ओल्ड एज में इतना इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, ये वाली तो यंग एज में, मतलब आफ्टर 35 इट्स नॉट टू गुड, नॉट टू गुड। इसीलिए हमें किसी और पर्सन के एक्सोसोम्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आपके अपने ब्लड में इतने ग्रोथ फैक्टर्स नहीं रह गए। अगर इतना इफेक्टिव होता आपका ब्लड तो बाल गिरने ही क्यों देता। तो वो जो हम छोटी छोटी इंजरीज करते हैं उससे भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो खैर वो एक लंबी बहस है कि PRP से बाल किस तरह से आते हैं, उसमें बड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन ये समझ लें कि आप अगर 20 से 30 साल के हैं तो इफ़ेक्टिव है ज़्यादातर लोगों में, लेकिन उसके बाद PRP इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। डॉक्टर कंजा हमारे साथ ही मौजूद है, हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर कंजा हमारे साथ मौजूद है। ये जो आपने PRP के बारे में बता दिया, ठीक है, तो ये किस एज में सही है? आपने कहा यंग एज में अगर कराते हैं अच्छा रिजल्ट आता है। ये जो ट्रांसप्लांट की हम बात मर्दों के लिए कर रहे थे, औरतें भी तो कराती हैं ट्रांसप्लांट थोड़ा सा। मैंने देखा कुछ मॉडल्स हैं जिन्होंने अपनी बड़ी हेयर लाइन बनाई है, बड़ी टॉप अच्छी मॉडल्स हैं जिन्होंने अपनी हेयर लाइन बनाई है पाकिस्तान से बाहर, उनके ऊपर तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। तो क्या आम औरत अगर इसको देखती है, क्योंकि अगर उसको भी हेयर लाइन इशू है, उसके भी बाल यहाँ से हेयर फॉल हो रहे हैं कुछ और, तो वो बना सकती है, उसको यूज़ कर सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हेयर ट्रांसप्लांट मर्दों और औरतों दोनों के लिए है। और अभी तो हमारी लास्ट एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर मैं गई थी, तो एक नया ट्रांसप्लांट आया, लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट। लॉन्ग हेयर मतलब आप पहले तो हमें करते थे ना, पूरी एरिया को हमने क्लीन करना है, वहाँ पे एक बाल भी नहीं होना चाहिए, फिर पीछे से बाल फिर लगाए। अभी लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट आ गया। ये है कि आपके पूरा लंबा बाल पीछे से लिया जाएगा और उसको जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ पे लगा दिया जाएगा, और जैसे ही आप उठेंगे तो आप फुल ऑफ हेयर होंगे, मतलब आपको वेट नहीं करना। ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और ये लेटेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट है। तो ख़वातीन को ख़ास तौर पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख्याल में, बजाय कि आप विग्स लगाते रहो और उससे अपनी स्कैल्प ख़राब करते रहो। तो ये बहुत अच्छा न्यू हेयर ट्रांसप्लांट। और ये जो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट आया है, इसके बारे में मुझे बताइएगा। ये जो आप एक एक करके जो बाल लगाते हैं, ठीक है, ये एक एक बाल बाद में ये सब इसके साथ ये काम करना शुरू कर देते हैं? इसमें से कोई नाकारा बाल भी हो जाता है? कुछ नाकारा देखिए होता है, बिल्कुल कुछ ना कुछ उतर जाते हैं ना। हर ये एक ट्रांसफ़र किया आपने, जैसे एक जगह से पौधा लेके दूसरी जगह लगा दिया। अब सारे पौधे इक्वली नहीं रहते, कुछ फौत हो जाते हैं, कुछ उगाते हैं। तो उस आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी होती है उसमें, जितनी अच्छी आफ्टर केयर करेंगे उतने पौधे उगाएंगे। तो इसके कितने कोई कॉस्ट है अभी आजकल के टाइम पे? अगर कोई ट्रांसप्लांट कराता है कितने पैसे लग जाते हैं? तो ये पैच एरिया है, ये मैं नहीं बता सकती फिजा, क्योंकि ये तो प्लास्टिक सर्जन ही बता सकते हैं, ये मेरी फील्ड नहीं है। मगर वैसे ही क्योंकि है तो आपकी ये जानने में सारी एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस डिफरेंट है। कुछ जगहों पे तो मैंने सुना है कि शायद 60,000 में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। अच्छा, और कुछ वो सही है? अगर कोई सुनने में जाता है कि 60,000 वाला है तो वो सही होता है? वो फिर जहन में रखे ना कि वो इतने एक्सपीरियंस लोग नहीं होंगे जो इतना सस्ता ट्रांसप्लांट ऑफर कर रहे हैं। तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी होंगे। तो कुछ लोग हैं वो डॉलर्स में चार्ज कर रहे हैं, हमने ये भी सुना है। तो इसलिए ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा है, वो अच्छी जगह होगी, वहाँ कॉम्प्लिकेशन रेट कम होगा। तो वाइजली चूज़ करें जहाँ भी अच्छा साफ़ सुथरा काम हो रहा है। मैं आपको बताऊँ कंसेप्ट, मैंने एक चीज़ जो पूरी आज तक की हिस्ट्री में कुछ समझा है, सीखा है, वो मैं पता नहीं आपके सामने भी बोल देती हूँ। मैंने जिन लोगों को ऐसे बात करके, किसी से मिलके, किसी के काम को एक्सपीरियंस किया है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। मगर किसी को अगर मैं गूगल करके गई हूँ ना, जिसमें गूगल में आया नंबर 1 है, 4 स्टार 5 स्टार, ये स्टार वो स्टार, अपनी तरफ से वो होटल्स वाले 7 स्टार्स, दे आर 0, दे आर नोवेयर, उनका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है। कक की चमकाई हुई दुकान है। मुझे लगता है ये सारी गूगल के पैसों की दुकान से चमका के अपने स्टार्स बनाए हुए, इनका कोई काम नहीं है किसी भी तरीके से। मैं बताऊं सबसे ज्यादा लोगों को मुझे लगता है उल्लू और बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये जो गूगल सर्च कर लें और जाके कोई आप डॉक्टर के पास बैठते हैं ना, आपको पता है सबसे पहले कहा जाता है आपको मेरा नहीं पता,
गूगल सर्च करें, मैं गूगल पे नंबर 1 हूँ। ये लोग जो बात करते हैं ना, मुझे ये कंफर्म हो गया कि यही लोग जो है ना तमाशेबाज हैं। गूगल पे देख के कभी मत जाइएगा। ये मेरे पास ये बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ना, तो देवर लाइक कि हम गए फलां जगह पे, उनके इतने लाख फॉलोअर्स थे और फिर ये हो गया हमारे साथ। तो आई वाज लाइक कि बी केयरफुल, क्योंकि फॉलोअर्स कभी खरीदे भी होते हैं, कभी कुछ भी होता है, तो बी केयरफुल। मतलब मेरे हाल में आपको पता है एक और जगह बड़ा, मेरी फ्रेंड है बड़ा, उसके साथ हैंड हुआ तो कहती है कि सारे सेलिब्रिटीज उधर जा रहे हैं फिर तो मुझे उसके बारे में नहीं पता। मैंने कहा तुम जाओ, तुम देखो, अगर अच्छे होंगे तो मैं जाऊंगी। डेंटिस्ट की बात बता रही हूँ। तो वो जनाब चली गई उधर उन डेंटिस्ट साहब के पास, जो कि गूगल में भी नंबर 1 आ रहे थे, सोशल मीडिया पे भी नंबर 1 आ रहे थे, वो उनके पास चली गई। और सारे सेलिब्रिटीज ऑलमोस्ट उन्हीं के पास। वो गई है, उसका इतना बुरा केस ख़राब किया, आप यकीन करें भी 5 डेंटिस्टों के पास वो रगड़ गई है, मगर उसका काम ठीक नहीं हुआ। वाई? बिकॉज और पैसे भी उसके इतने निकल गए कि मैं आपको बताऊं, समझो उसकी आधी जायदाद निकल गई है, इतना पैसा खा लिया उसका। वो पहले ने केस खराब किया, दूसरे ने डबल कर दिया, तीसरे ने सर्जरी कर दी, 5वें ने गम। सिर्फ डेंटिस्ट दांतों वाला? सिर्फ एक डेंटिस्ट की एक दांत से कहानी शुरू हुई थी, उसका पूरा गम इम्प्लांट हो गया यार, गम सर्जरी हो गई बेचारी की। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे अपनी तरफ से नंबर 1 थे। और खास तौर पे ये जो सोशल मीडिया के लोग जो जिनके पास स्टार्स जा रहे थे ना, उनका सारा पेड प्रोडक्शन थी, सारा पेड प्रमोशंस थी। उन्होंने आर्टिस्टों को पैसे दे के बुलाया हुआ था, उन्होंने टिकटॉकरों को पैसे दे के बुलाया था, ये जो ब्लॉगर्स जितने भी लोग होते हैं उनको पैसे दे के। बात कर रही हैं, इस पे वॉइस रेस करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम बहुत मासूम है, उनको नहीं पता। वो मुझे आके ये कहते हैं वो फलां डॉक्टर के पास तो इतने सेलिब्रिटीज जाते हैं, तो मतलब ये याद रखें, जो सेलिब्रिटी जाके अगर ये टैगिंग करता है ना, टैग ये देखा करें आजकल के दौर में, आपको समझ आ गई बात। जब आप देखें ना कि कोई सेलिब्रिटी किसी डॉक्टर को टैग कर रहा है, वो डॉक्टर अनाड़ी है, उस डॉक्टर के पास मत जाए। वो डॉक्टर खेपी कहानी करता है, वो ये घेरा लगा रहा होता है। काम जिसका अच्छा होता है ना, उसके पास पूरी दुनिया खुद ही भागती है। याद रखें इस बात को, उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वर्ड ऑफ माउथ से जाते हैं लोग। नहीं, वर्ड ऑफ माउथ, यही बात मैं अभी यही कहने लगी थी कि वर्ड ऑफ माउथ, अगर आपको किसी सहेली ने बताया ना कि मैं वहां गई थी, ये देखो ये ठीक हो गया, या ये ऐसे होगी मैं, वो सही है, वो सही है, वो सही है, वो सही है, वो सही है। तो मुझे ये लगता है कि लोगों से पूछना चाहिए, लोगों की एक्सपीरियंसेस, लोगों की बात। कोई मसला है किसी से डिस्कस करो यार, मुझे ये कराना है, मुझे वो कराने का शौक है, मेरा ये मसला चल रहा है, बात कर लो, बात करें, इससे पहले कि जिंदगी खराब हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही यार। थैंक यू, आपने मेरा साथ दिया इस बड़े इंपॉर्टेंट मौजूद। नहीं, मैं तो इस पे बहुत देर से बात करना चाहती थी, लेकिन मैं वो आपको पता है बहुत बैकलैश भी आता है। लेकिन ये बहुत, मेरे पास पेशेंट आके यही बताते हैं कि वो फलां जगह गए, लुट गए और अब हम क्या करें। अब क्या तो ये अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है कि सब पेड प्रमोशंस होती हैं। जब आपको सेलिब्रिटी किसी जगह बैठा नजर आ जाता है, दैट इज पेड प्रमोशन, तो अब बी केयरफुल। इस्लामाबाद में बहुत ऐसे डॉक्टर्स, ऐसी चीज़ें, डेंटिस्ट बहुत सारे आपको मिलेंगे देखने को, जो खास तौर पे सेलिब्रिटीज को बुला के पेड प्रमोशंस क्योंकि जब हम सेलिब्रिटी का ट्रीटमेंट करते हैं वो तो हम डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते, हम तो नहीं किसी को बता सकते कि इसने हमसे ये कराया। वही बात, वो जो सेलिब्रिटीज जाते हैं, वो जो कुछ कराते होंगे ना, वो बताते थोड़ी हैं। ये सब पेड प्रमोशन पे उनकी दुकान में जाके खड़े होकर एक सेल्फी और टैगिंग देते हैं। ये सेलिब्रिटीज पर टैग के पैसे लेते हैं, तो ये सिर्फ वो दिखाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वर्ड ऑफ माउथ से पूछ के। हम अपने शो पे भी यहाँ पे आप लोग के सामने जो डॉक्टर्स बुलाते हैं, इनको इसलिए बुलाते हैं ताकि आपको नॉलेज हो, अवेयरनेस आपको हो, आपको पता आपने किस जगह जाना है, कहाँ जाना है, कैसे लोगों के पास जाना है। ये बैठ के यहाँ पे ये तो बता रही है, सिखा रही हैं आपको, क्या अपना वक्त यहाँ थोड़ी बर्बाद करने, आपको बताने आई है कि सही जगह जाएँ, सही लोगों के हाथ जाएँ, जहाँ से भी काम कराएं, मगर आपको रिसर्च होनी चाहिए इन चीज़ों की। टेक अ ब्रेक। माय गॉड, वाकई। और देखें, ये बात तो बहुत बड़ी ज़रूरी थी जो हमने ब्रेक से पहले कर ली, मगर अब फिर बालों की तरफ आते, अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये जो बाल दो मुँहे हो जाते हैं ना, जो बिल्कुल नीचे से ड्राई हो जाते हैं, एक तो वजह ये भी है कि स्ट्रेटनर बहुत करते हैं, कर्ल, आयरन और ब्लो ड्राई वगैरह, ब्रशेस वगैरह लगा के भी बहुत ज़्यादा बालों को, तो फिर एंड थोड़े ख़राब हो जाते हैं। मगर उसके अलावा भी कुछ लड़कियाँ जिनकी गुत है, घर में आम लड़की हैं, वो नहीं इतने ब्लो ड्राई स्ट्रेटनर यूज़ करती, तो उनके लिए क्या कोई ऐसी टिप है जो कि आपको लगता है कि दो मुँहे बाल जो हैं वो ठीक हो सकते हैं?
दो मुँहे बाल हमेशा, बाल जब वीक हो जाते हैं ना एक ख़ास लेंथ के बाद, अगर बाल वीक होना शुरू हो गया है, देखिए स्कैल्प की रूट से आनी है सारी न्यूट्रिशन, सारी खुराक पहुंचनी है ना एंड तक। तो अगर आपकी कोई भी डेफिशिएंसीज है, ख़ास तौर पे बच्चियों को होती है आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कॉपर जिंक डेफिशिएंसी है, तो बाल स्प्लिट एंड्स होना शुरू हो जाएंगे, दो मुँहे होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन पे या मल्टीविटामिन्स पे, ये दो मुँहे बालों का इलाज मल्टीविटामिन्स हैं, और उसके बाद उनको ट्रिम करना इसका इलाज है कि आप एंड से ट्रिम कर दें तो बाल हेल्दी हो जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि 2-2 महीने के बाद जो है बालों को ट्रिमिंग करें, है ना, ट्रिमिंग कर लें। अच्छा, तो ट्रिमिंग अगर रेगुलरली करा रहे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है? नहीं, अगर दो मुँहे बाल हो गए हैं तो इसका मतलब है कि अब वहाँ तक आपकी न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रही, अब बाल वीक है वहाँ से, उसको आपने ट्रिम कराना ही कराना है। लेकिन अगर आपके बाल ठीक हैं और आपको स्प्लिट एंड्स नहीं मिल रहे तो ज़रूरी नहीं कि आप हर 2 महीने के बाद ट्रिमिंग कराएं, ये हर एक का डिफरेंट है। अच्छा, ये क्यों होता है कि जब शैम्पू करते हैं तो बाल धुल तो जाते हैं मगर बाल में मॉइस्चर, सॉफ्टनेस, एक ग्लॉस, ये सब कुछ नहीं आता, सिर्फ बाल धुलता है, साफ़ हो जाता है, और जब अगर हम उसको कंडीशनर के बगैर बालों को ब्लो ड्राई करें या सुखाएं या कोम करें तो नहीं होती, कंघा फंस जाता है। मगर वही अगर हम हल्का सा कंडीशनर लगा लें, बल्कि थोड़ा सा भले एंड्स में लगा लें और उसके बाद उसको शावर कर लें या कोई हेड मास्क यूज़ कर लें, कुछ कर लें, तो उसके बाद बाल ऐसे एक एक अलग हवाओं में जुल्फे उड़ रही होती हैं। तो इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ कंडीशनर और इज़ इट सेफ टू यूज़ कंडीशनर? येस, इट इज़ सेफ, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि शैम्पू सिर्फ स्कैल्प के लिए होता है, नॉट फॉर हेयर। ये लंबे बालों के लिए शैम्पू नहीं होता। अच्छा? शैम्पू आपकी स्कैल्प को क्लियर करने के लिए होता है। आपने बालों पे सिर्फ कंडीशनर लगाना है, या अगर कंडीशनर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल कोई ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ऑयल इज़ अ कंडीशनर, ठीक है। अच्छा, तो ये स्कैल्प में नहीं, आप बालों में कह रही हैं? बालों में, यस। जो ऑयल है उसका बेसिक काम कंडीशनर ही है। अगर आप मसाजेस कर रहे हैं बालों में तो वो मसाज तक थोड़ी सी हेल्प करेगा कि सर्कुलेशन बढ़ी, लेकिन स्कैल्प के ऊपर ऑयल लगाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मसाजेस करेंगे तो उसका थोड़ा फ़ायदा है कि फ्रिक्शन कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन तक वो फ़ायदा है बस। लेकिन स्कैल्प में ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट ऑयल को रखना वो आपकी डैंड्रफ बढ़ाएगा और ज़्यादा खुश्की क्रिएट करेगा, तो ओवरनाइट बिल्कुल भी आपने नहीं रखना। और बालों की ड्राइनेस के लिए ऑयल्स यूज़ करें। ऑयल्स बहुत अच्छे नेचुरल कंडीशनर्स हैं। अगर आप ऑयल लगा के बाल वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उस तरह की ड्राइनेस के मसले नहीं फेस करने पड़ेंगे। दूसरे, शैम्पू को ज़्यादा से ज़्यादा स्कैल्प पे यूज़ करें, बालों के ऊपर इतना यूज़ ना करें क्योंकि उसमें सल्फेट होता है और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो बालों के क्यूटिकल्स डैमेज हो जाते हैं। तो बालों की शैफ्ट के ऊपर शैम्पू यूज़ नहीं इतना होता, कंडीशनर या ऑयल्स यूज़ होते हैं। अच्छा, और ये अमोनिया फ्री और सल्फेट फ्री, ये जो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको सुनने को मिलते हैं डाइज में या शैम्पूज में, इसके बारे में भी बता दें। क्या हमने कोई भी शैम्पू लेना है वो सल्फेट फ्री ही इम्पॉर्टेंट है, और या फिर हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, सल्फेट फ्री शैम्पूज़ ढूंढना मार्केट में बहुत मुश्किल है, बहुत कम अवेलेबल होते हैं सल्फेट फ्री, और अगर कुछ होते भी हैं इंपोर्टेड वंस तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत मुश्किल से आपको मिलते हैं और जेब पे बहुत भारी पड़ते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि शैम्पू को हर रोज़ ना करें, ठीक है। मतलब हफ्ते में हम कहते हैं मैक्सिमम भी 3 दफ़ा शैम्पू होना चाहिए स्कैल्प। ये भी हेयर फॉल का एक बाइस बन सकता है? हेयर फॉल का बाइस बनेगा ना, केमिकल्स हैं वो किसी न किसी लेवल पे जाके नो मैटर सल्फेट फ्री करें, बिल्कुल। उसमें वो तो एक नई टर्म आ गई ना, सल्फेट फ्री आ गया, लेकिन बाकी और बहुत सारे केमिकल्स हैं जो 10 साल बाद हमें पता चलेंगे भाई ये भी ठीक नहीं थे। अच्छा, तो इसलिए जितना भी आप बालों को शैम्पू फ्री रख सकते हैं, जितना अपना ड्यूरेशन उतना रखें। हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल ना करें। केमिकल्स बहुत ज़्यादा लगाना, कहीं ना कहीं हर चीज़ एब्जॉर्ब होती है, आपकी स्किन बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह, जो भी आप लगाते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। तो ना सिर्फ आपके बाल, आपके इंटरनल सिस्टम्स भी आपको नहीं पता। अभी हम कुछ रिसर्चेस पढ़ रहे थे तो वहाँ से पता चला कि जो हम कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं और जो बालों पर जो भी कॉस्मेटिक्स लग रही हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं आपकी स्किन में, और वहाँ से वो कैंसर जनरेट करती हैं, क्योंकि सारे केमिकल्स हैं ना किस लेवल पे जाके आपकी जीन्स चेंज कर देते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म चेंज कर देते हैं। तो इस पे अभी बहुत सारी रिसर्च हो रही है, और मुझे लगता है आने वाले वक्तों में तो शायद केमिकल्स को बिल्कुल बंद ही कर दिया जाएगा। जिस तरह की हम रिसर्च आने वाली पढ़ रहे हैं कि कुछ लोगों का, अभी मैं देख रही थी कि उन्होंने बंद किए कि आपने ये प्रोडक्ट्स नहीं लगानी। कुछ लोगों के कैंसर के पेशेंट्स थे और उन्होंने कहा जी आपने कॉस्मेटिक्स बंद कर दें, शैम्पूज़ बंद कर दें और कंडीशनर्स बंद कर दें। तो उन्होंने देखा कि उनके फिर कुछ 1 महीने के बाद दोबारा से सैंपल्स दिए गए और उसमें से देखा गया कि इनके कैंसर सेल्स हैं अभी, लेकिन पहले से कम हो गए हैं। मतलब कुछ 5-10% हल्की सी कमी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस पर मज़ीद रिसर्च होगी तो शायद हमें पता चल जाएगा कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स, अभी नई बीमारियां और नई चीज़ें आ रही हैं, ये हमारी लाइफस्टाइल तो नहीं, जो बहुत सारे केमिकल्स हमारे एंटर हो चुके हैं, हर चीज़ में केमिकल्स, हर चीज़ हम लगा रहे हैं, स्किन के ऊपर इतने प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके वो आपको ज़रूर डैमेज कर रहे हैं। तो इसको कम से कम इस्तेमाल
इस्तेमाल करें। अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं कि बाल को रात को कस के बच्चों के गुत्त बना के टाइट तो उनको सुलाना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाल को जैसे अगर बादशाहत मलका वाला ज़माना देखें तो उसमें तो गुलाब के अर्क में पानी में बाल डाल के चमेली के हल्के से तेल में पानी को भिगो के डाल के ना, तो उसके बाद फिर बालों को हल्का हल्का नीचे से गीला करके तो उसको बस मलमल के कपड़े में सोख करके बालों को तो ऐसे खोल के फैला के मलकाए सोती होती थी। तो अब समझ कुछ नहीं आ रहा, मलकाए तो बाल खोल के ऐसे फैला के सोती थी, उसके ऊपर बल्कि गुलाब के फूल भी फेंके जाते थे उनके बालों में, जुल्फों में, ठीक है, और चमेली के, गुलाबों के। और जब वो अब बात होती है कि कुछ जो दकियानूसी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, कस के चोटी गूंद दो तो फिर बाल बढ़ेंगे और मजबूत होंगे, तो ऐसे सुलाओ। क्या सही है भाई, हमें तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। मुझे लगता है बिल्कुल नॉर्मल रखना सही है। एक तो बहुत कसना, ये तो बिल्कुल ही आप क्या उसको सारी रात क्या ख्वाब आते रहेंगे इतने कसी हुई स्किन के साथ, वो तो बेचारी नाइटमेयर्स या खौफनाक ख्वाब ही देखती है। 2 मिनट हमारा ऐसे कोई जूड़ा बन जाए तो हम इरिटेट से रहते हैं, घर कब जाएंगे जूड़ा पिने निकाले, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल भी नहीं, मेरा ख्याल है कि ये दोनों ही बहुत एक्सट्रीम्स हैं। ये दोनों ही ठीक चीज़ नहीं है। ना ही बालों को गीला रख के सोना है आपने, और ना ही आपने कस के बांध के सोना है। जैसे अल्लाह ने आपको बाल दिए हैं, खुश करें। और हाँ, ये ज़रूर करें कि एक सिल्क का तकिया हो सकता है, आपका जो तकिए का कवर है वो सिल्क का रख लें। सिल्क का क्यों? क्योंकि उससे फ्रिक्शन नहीं ना, आपके क्यूटिकल्स डैमेज नहीं होंगे, बालों के क्यूटिकल्स डैमेज नहीं होते। खासतौर पर जिनको एक्नी प्रॉब्लम है, स्किन के प्रॉब्लम्स हैं या बाल रफ हैं, तो उनको हम ये कहते हैं कि रेशमी तकिया होना चाहिए आपका। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं, बालों को गीला भी ना करें और कस के बांधे भी नहीं, रेशमी तकिए का गिलाफ चढ़ा के फिर उसको। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंज़ा, बढ़िया आपने हेल्प किया आज हमें, बहुत हेयर फॉल के हवाले से नई टेक्निक्स भी बताई हैं और कुछ नुस्खे भी बता दिए, कुछ टिप्स भी बताइए। ट्राई देम आउट, अपने बालों का बहुत ख्याल रखिए। हम आपसे मिलते हैं